बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शख्सियत पॉडकास्ट में आप सभी आवाम का खैर मकदम। मैं हूं आपका जावेद। एक शख्सियत पॉडकास्ट में जो आज हमारे गेस्ट हैं वो एक फ़िनांस के शख्सियत हैं। उनकी मैं छोटी सी तारुफ करा दूं आप सभी आवाम से। उनका नाम विनोद वर्मा है, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और दिल्ली एनसीआर में एक दशक से ये सर्विस दे रहे हैं अपनी। तो आज इनसे हम बहुत कुछ जानेंगे और समझेंगे टैक्सेशन के बारे में, फिनांस के बारे में। तो आप सभी आवाम से गुजारिश है कि ये वीडियो एंड तक बने रहें आप, और ये क्योंकि ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है आप सभी आवाम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद भाई, आपने पॉडकास्ट में टाइम दिया, बहुत धन्यवाद आपका। विनोद भाई, जरा मुझे बताइए, एक चीज़ हमें जानना था आपसे कि जो अभी पिछले साल मोदी जी ने एक हमें तो तोहफा दिया दिवाली का सभी आवाम को, सभी ऑडियंस को, सभी जनता को, कि उसमें ये था कि बहुत ही टैक्स का काफ़ी रिवाइज किया उन्होंने, जीएसटी का। तो उस जीएसटी में एक लेमैन में समझे, मान लीजिए मेरा अपना एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूँ मैं, उस एग्जांपल में मान लीजिए मेरी ग्रोसरी हम खरीदते हैं 15 से 16 हज़ार महीने का। तो 15 से 16 हज़ार महीने में मेरी कितनी बचत होगी उसमें, कि उस जीएसटी के रिवाइज में, कि उन्होंने जो मोदी जी ने रिवाइज किया है, कट किया है चार्जेस जीएसटी को। कई कई जीएसटी मैंने सुना है 12 से 5% पे आ गया है। तो मान लें उसमें कितना बेनिफिट होगा एक आम जनता को, आवाम को, या एक जो हमने आपको अपना एग्जांपल दिया है उसमें कितनी की बचत होती है इसके अंदर। देखिए, दिवाली पे ये खुशखबरी दिया था मोदी जी ने। जी पहले जीएसटी का रेट हुआ करता था 5%, जी 12%, जी 18% और 28%। जी तो इन्होंने कहा अब हम 2 रेट रखेंगे, 12% और 28% ख़त्म कर देंगे। लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। 28% का रेट अभी भी कुछ आइटम पे है, सिलेक्टेड आइटम पे है। 12% इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो उससे आपको फ़ायदा ये हुआ कि 12% वाले आइटम, मैक्सिमम आइटम जो खाने-पीने के, जो घर ग्रोसरी के सामान हैं, जी वो 5% में हो गया। कुछ 5% वाले 0% में, वो हमेशा चलता रहता है। जो इनको लगता है कि ये आइटम का जीएसटी हमको कम करना है, तो 0-5 करते रहते हैं ये खाने के आइटम में। लेकिन 12% इसको एकदम से ख़त्म कर दिया और वो मैक्सिमम 5% में आ गया। अच्छा तो अब आपको कितना बचत होता है वो देखना है कि 12% के आइटम हम कितना परचेज करते थे, जो अब 5% में परचेज कर रहे हैं। 12% के कुछ आइटम 18% भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। और प्लस 28% अभी भी है। जैसे एक एग्जांपल दूं, जो गर्मियों में आप लोग सबसे जी ज़्यादा यूज़ करेंगे, जी जी जो कोल्ड ड्रिंक है, पेप्सी, कोका कोला, ये सब 28% प्लस सेस है 12% का, जो अच्छा, 40% उसमें टैक्स कोई लगता है। चेंजिंग नहीं किया। कोई चेंज नहीं होता है, वो अच्छा 40% टैक्स अभी भी लग रहा है, 28% प्लस सेस। अच्छा वो वही है, मतलब 28%। वैसे ऑफिशियली इन्होंने कहा 28% का रेट नहीं है, लेकिन 28% बहुत सारी चीज़ पे लगता है। वैसे ही इन्होंने कहा आप गाड़ी परचेज करेंगे तो भी रेट अब घट गया है, 18% है। जी जी तो बट 18% फिर कुछ महंगी गाड़ियों में सेस वेस लगता है, तो आप उस पर मत जाइए। बट ओवरऑल देखिए, एक आम आदमी को काफ़ी राहत मिला है। 28% वाले 18% हो गए। 18% को हम मान ले एक बार, क्योंकि अलग अलग आइटम को तो समझाने लगेंगे किस आइटम पे कितना रेट हुआ है, वो जी तो जी 10 दिन लग जाएंगे। बट 28% वाला 18% हो गया। 18% मान ले यूं ही भी ऐसे का वैसे ही रहा, और 12% वाला 5% हो गया, तो इतना का तो मैं बचत है मोटा ही। मोटी, विनोद भाई आप थोड़ा मुझे ये समझा दें कि क्लेमैन में किसी ने मान लीजिए 15 की शॉपिंग करता होगा ग्रोसरी के लिए, हाँ, तो उसको इस जीएसटी के रिवीजन में, रेट की रिवीजन में कितना का बेनिफिट होता होगा? 2,000 का, 3,000 का, 4,000 का, 5,000 का, कितना एक मोटा मोटी आदमी को, एक जनता को पता चल बीस जाए। हजार के सामान खरीदते होंगे तो 500 से 1000 रुपए का, बताया ना कि किसकी क्या जरूरतें हैं। अब कोई किसी के घर में अगर कोल्ड ड्रिंक ज्यादा यूज होता होगा तो उसको उसका कम फर्क उसको पड़ेगा। कम फर्क किसी पड़ेगा। के घर में, अब कोई आदमी पैक्ड सामान खरीदता है तो 5% जीएसटी लगेगा। अगर पैक नहीं खरीदते हैं आप, अगर आटा 50 किलो का लाते हैं तो आपको 0% जीएसटी लगेगा। तो ये डिपेंड करता है किसका घर का कैसा हालत है। अच्छा, बट मोटा मोटी अगर 20,000 का सामान खरीदता है तो 500 से 1000 के बीच में वेरी करता है, इतना तो फायदा मतलब हुआ ही है। 1,000-1,500 के हाँ, आसपास ही 1500 नहीं बेनिफिट है। पहुंचेगा, 500 से 1000 का फायदा तो हुआ है। अच्छा, मतलब मोटा मोटी हाँ, परसेंटेज के हिसाब से देखिए कितना हो गया, 2-3% का होगा। हाँ, जो भी समझ सकते हैं। इतना ही हाँ, हाँ, परसेंटेज हाँ होगा जी, हाँ चीज़ें। जी। अच्छा अच्छा, तो इसमें इतना ही फ़ायदा है चीज़ें। हाँ, और हाँ। बाकी जो आपका जीएसटी का जो रिवाइज़ रेट है, तो 28% पे उस पे कम नहीं किया है, जैसे आपने नहीं, बताया कोल्ड ड्रिंक पे। 28% ऑफिशियली अगर कहेंगे, सरकार यही अनाउंस करती है कि अब हमारे 2 रेट हैं, अच्छा, 5% और फ्लैट कर 18%। दिया आप। 5% और 18%। 28% कुछ ही सामान के लिए रेट कुछ है। कुछ कमोडिटीज़ पे हाँ, है।
अदरवाइज रेट दो ही है, 5% और 18। 12% तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया। आप 12%, अच्छा 12 वाला स्लैब बिल्कुल खत्म कर दिया, जो पहले 12 हुआ करता था। 28 भी खत्म ही कर दिया है। 28 टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, कुछ सामान जो है बहुत कम मात्रा तो में। मतलब मान लीजिए खाने वाने की चीज में किसमें 12% था पहले, बहुत में था 12%, जो तो अब बहुत में 5%। तो विनोद भाई तो 7% लोगों को फायदा तो हुआ है। हाँ 7% हुआ है, लेकिन अब वही केवल एक ही सामान थोड़ी खरीदेंगे। मान ले खाने पीने के जो पैक्ड आइटम है अनाज के अलावा, वो 18% में भी है। तो 18% वाले में ज्यादा फायदा नहीं हुआ। 12% से 5% हुआ, वहां फायदा हुआ। 5 से कुछ जीरो भी हुआ, वहां फायदा हुआ आपको, वहाँ फायदा हुआ। ऐसे कर सकते हैं। मान लीजिए किसी का अगर 12% वाले ने से कुछ हाँ, बल्क में सामान 12% खरीदा, बल्क में खरीद रहा होगा, उसको तो बट फायदा हो गया देखिए 7% का। आपने पूछा घर का ग्रोसरी, तो जी घर का जी, ग्रोसरी तो बल्क में नहीं खरीदेंगे ना। हाँ बल्क में नहीं खरीदेंगे। अब मैं कहूँ कि किसी को फायदा नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ, तो कोई आदमी केवल कोल्ड ड्रिंक तो नहीं पिएगा ना। आप हाँ ग्रोसरी में तो सब जो घर की जरूरत की चीज है, वो सब कुछ हाँ, खरीदना पड़ेगा। तो सब जी कुछ जी, मिला करके इतना का ही फायदा हुआ। इतना का मोटा मोटी का फायदा है चीजें। बाकी चीजें और जैसे आपने बताया गाड़ी वाड़ी में कुछ रिवाइज किया है, तो हाँ, गाड़ी वालों के लिए, अगर गाड़ी में गाड़ी भी अगर खरीदने वालों को छोटी फायदा गाड़ी है, खरीदते हैं तो आपको थोड़ा फायदा ज्यादा उसमें है। कितना बड़ी फायदा हुआ है विनोद भाई? उसमें भी 28% से 18% हो गया है, तो वहाँ फायदा 10% का हाँ। तो बेनिफिट हाँ, है। तो आप देख नहीं रहे थे, दिवाली में बहुत ऐड आ रहा था हाँ कि हाँ, कोई जी जी, गाड़ी 2 लाख सस्ता हो गया, कोई गाड़ी 1 लाख सस्ता हो गया। ये तो लेकिन इसमें गाड़ी वाड़ी में इतना सस्ता ऐसे नहीं कर सकते, गाड़ियों के रेट बढ़ गए। आप अच्छा, देखेंगे उससे पहले का रेट, उसके बाद का रेट बढ़ गए। मिला जुला के आम जनता को फायदा उसमें नहीं बहुत हुआ। ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। बट फिर भी मैं बताऊं कि रेट घटता है तो फायदा तो होता ही है, तो उसका फायदा फायदा तो भाई हाँ मैन्युफैक्चर रेट बढ़ा दिया, आप ये कहना बढ़ा चाह ही रहे हैं। देता है। तो इधर रेट हाँ, घटा है आप अगर जीएसटी का। कंपेयर करें दिवाली से पहले के रेट का और जी जी, आज के रेट का, तो आपको लगेगा कि थोड़ा ही फायदा हुआ है। जितना फायदा सरकार ने कहा उतना हमको नहीं मिला। और वैसे होता भी नहीं है, सारा सरकार जो देता है वो सब कुछ कंज्यूमर के पास पहुंच जाए, ऐसा कभी होता नहीं है। ऐसा नहीं है, तो उस पर गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती कि भाई। आप देखेंगे कि सरकार ने कहा कि 25 पहले था कि पैक्ड आइटम जो जी जी 5 किलो से नीचे का, एक मैं नॉर्मल बात बता रहा हूँ, जी जी जी, 5 किलो से नीचे का पैक्ड आइटम जो है, हाँ अनाज जैसे चावल खरीदते हैं, उस जी पर जी, जीएसटी लगेगा। 5 किलो से ऊपर स्टार्टिंग में ऐसा था। अच्छा अच्छा, बाद में उसको कर दिया बढ़ा के, आज से 2 साल या 3 साल पहले, कि 25 किलो का जो है पैक, उस पर जीएसटी लगेगा और 25 किलो से ऊपर का नहीं लगेगा। तो सारी जो चावल वावल आटा वाटा का जो पैकेट था, वो 26 किलो का आने लग गया। तो उससे जीएसटी आपको जीरो नहीं हो लग गया, रहा था। जीरो हो तो गया। ऐसे ये सब बाजार में चलता रहता है। तो एकदम से बताना कि क्वांटिफाई करना कि हमको 1000 ही फायदा हुआ, 1200 फायदा हुआ, ये थोड़ा मुश्किल है। बट एक एवरेज करें तो 500, जिसका 20, गवर्नमेंट ने 25% का कैपिंग क्यों लगाया है इसमें? 25 नहीं, एक कहीं तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि अनाज को ये चाहते हैं कि हम फ्री दें जीएसटी अच्छा, से। ठीक तो है। उन्होंने कहा कि अमीर आदमी जो अनाज खरीदते हैं, चावल दाल खरीदते हैं, हाँ, उस पर हम टैक्स लेंगे। गरीब खरीदते हैं, अगर वो किलो किलो खुला खरीदते हैं, तो हम टैक्स नहीं लेंगे। ऐसा कह सकते हैं। अच्छा पैक्ड आइटम हाँ में 25 किलो के पैकिंग हाँ में ना ले रहे। 5% का टैक्स है। हाँ, तो लोगों ने क्या किया कि वो पैकेट को ही 25 के बदले में 26 बनाना शुरू कर दिया, 26 किलो का, 26 कि किलो कर दिया। जीएसटी नहीं लगेगा। तो ऐसे भी कुछ फायदा हो जाता है। अच्छा, हाँ ये हाँ चीजें भाई, गवर्नमेंट ने हाँ किया कि ये भाई। ऐसे होता है। जब अब वो 26 को 30 कर देगा, तो लोग 31 किलो का बनाना शुरू कर देंगे। अच्छा, तो ये सब चलता तो रहता है। ये बेसिकली ये बेनिफिट हुआ है बेनिफिट तो है आम ही, पब्लिक बताया ना को कि है। जब सरकार कुछ देती है तो हम्म, आम पब्लिक को फायदा तो उसका होता ही है। अच्छा, ये बेसिकली जो में चीजें था कि लोगों को समझना था कि भाई कितने कितने क्या क्या फायदे हैं, तो इसमें चीजें मिक्स है, मतलब 12% एकदम से खत्म हो गया। एकदम खत्म हो गया लेकिन। 12% 5% पे आ गया। हाँ, मतलब इन्होंने ऐसा, देखिए क्या होता है ना कि सरकार अपने सर्वे करती है कौन से आइटम को सरकार का दंड देना है। तो 12 वाले, एक आध आइटम ऐसा भी होगा कि 12 वाला 18 भी किया होगा, अच्छा बढ़ा दिया होगा। बढ़ा दिया होगा। अच्छा और 12 वाले, बट वैसे मैक्सिमम जो है 12 वाला 5 हो गया। अच्छा अच्छा और बीच बीच में ऐसा भी होता है कि 5 वाले को 0 कर देते हैं। जैसे अच्छा, अभी अभी पीछे कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि पिज्जा का जो बेस मटेरियल है उस पर 0 हो गया, पहले 5% हुआ करता। 5%। तो ये सब सरकार का एक रूटीन है, वो चलता रहता है। लेकिन उस समय एक मेन जो यही हुआ कि 28% और 12% खत्म कर दिया। 28 खत्म हो गया। हाँ, लेकिन खाने तो वाले आइटम में जो रोजमर्रा का खाने में चीज में वो उसमें वो 18 से ऊपर में केवल वही कोल्ड ड्रिंक वगैरह आता है। अदरवाइज 5% था पहले शायद। 5% में ही ज्यादा आता है। कुछ 12 वो में तो आते जीरो थे, कर दिया होगा और शायद 5 वाले को। हाँ 5 वाले कुछ 0 भी हो गए, 5 भी रह गया, 12 वाले 5 हो गए, और 18 यूं ही है। अच्छा, ये है मतलब स्लैब चीजें हाँ, वेरी कर दिया उसने अब 12 को हटा दिया तो 12 वाला कहीं तो ले जाएगा। तो कहीं। जिसको इनको जिस पे ज्यादा टैक्स लेना था, वो 12 वाला एक आध आइटम ऐसा था जिसको 18 कर। अच्छा विनोद भाई, थोड़ा मुझे बताइए इनकम टैक्स में एक सैलरी पर्सन के लिए कितना फायदा हुआ है, जो नया नया एक्ट बना है, नया चेंजेस आया है अभी जो, उसमें देखिए कितना एक फायदा है इनकम टैक्स वाले को? आज की तारीख में एक क्वेश्चन पूछे, नया एक्ट जो 1/4/2026
26 से लागू होने वाला है। जी जी जी। तो हम नहीं, अभी उससे पहले का हाँ, हम 26 अभी का उसकी नहीं। बात नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल क्योंकि अभी बिल्कुल। जो ITR हम लोग फाइल करेंगे वो पुराने वाले का फाइल करेंगे। जी जी। तो उसकी बात करें तो ये इस साल में कोई चेंज नहीं हुआ। पिछले साल में चेंज हुआ था, वही अभी चल रहा है। अच्छा अच्छा। उसमें कोई रेट में भी चेंज नहीं हुआ। हम्म। उसमें 12 लाख तक अगर आपका इनकम है, सैलरी हो या अदर देन सैलरी हो, अगर आपका इनकम 12 लाख है, सैलरी के केस में उसको कह सकते हैं 12,75,000 रुपए। अच्छा अच्छा। 12,75,000 क्या है? 75,000 का एक सैलरी के केस में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है आपको। अच्छा अच्छा। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन लेने के बाद 12 लाख बचा, तो 12 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना। 12 तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ा? नहीं देना। अच्छा। और पुराने में था कि आपको 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना। 7 लाख का एग्जाम्पशन था। उसको बढ़ा के इन्होंने 12 किया, बट वो ये दूसरा साल है, इसमें 12 लाख ये पहला साल नहीं है। 12 लाख सॉरी, पहला ही साल होगा। और पहला अब साल फिर है। आगे इस साल के बजट में भी उसको सेम रखा है। सेम इस रखा साल है। जो रिटर्न फाइल होगा उसमें 12 लाख तक आपको कोई टैक्स मतलब नहीं 12 देना। लाख का अगर आप इनकम कर रहे हैं तो एग्जाम्पशन है वो? हाँ, 12 लाख तक एग्जाम्पशन है, लेकिन नॉर्मल एग्जाम्पशन लिमिट जो है वो 12 नहीं है, नॉर्मल एग्जाम्पशन लिमिट 4 ही है। नॉर्मल। अगर आपका इनकम 15 है, 15 लाख है, जी जी। तो फिर वो स्लैब में टैक्स लाएगा। 4 से 8, 8 से 12, 12 से 15 ऐसे। नहीं मतलब 12 लाख अगर कोई नेट अपनी अर्निंग कर रहा है, हाँ, 12 लाख कर रहा है, कोई टैक्स नहीं लगेगा आपको। 12 लाख नेट अर्निंग कर रहा है, उसकी हाँ। तनख्वाह 12 लाख का पैकेज है साल का। 12,75,000। 12 लाख का 12 लाख कोई एग्जाम्पशन है? हाँ, 12,75,000 आपकी तनख्वाह है तो जी। कोई टैक्स नहीं लगेगा। जीरो है उस पे? हाँ, सब्जेक्ट टू कोई और इनकम नहीं हो आपका। तो 12,75 से ऊपर बढ़ेगा तब टैक्स तो लगेगा? टैक्स लगेगा। उस पे कितना जब लगेगा? टैक्स लगेगा तो फिर लिमिट आपकी आ जाएगी 4 लाख की। अच्छा, वो 4 लाख के स्लैब पे चला जाएगा हाँ, वो? 4 लाख के, वो फिर स्लैब में आ जाएंगे नॉर्मल। मतलब वही लोगों को समझ नहीं आता, 12 लाख तक वो लिमिट नहीं है। 12 लाख तक के लिए आपको 12,75 या 12, मैं दोनों बात बोल रहा हूँ। जी, सैलरी जी। के केस में 12,75, नॉर्मल लोगों के केस में 12। तो 12,75 या 12 नॉर्मल तक, बोले तो जो जैसे छोटा मोटा बिजनेस कर रहे छोटा हैं मोटा कोई? बिजनेस कर रहे हैं, जी अदर जी। देन सैलरी से इनकम अगर अदर देन आपका सैलरी, अच्छा। तो 12। तो 12,75 या 12 तक जब है तो आपको एक रिबेट सरकार दे रही है। जो एग्जाम्पशन कर टैक्स दिया। के एग्जाम्पशन 4 ही लाख तक है। 4 लाख तक आपका इनकम है तो कोई टैक्स नहीं लगता। 4 से 12,75 या 12 तक है, जैसा भी केस हो। सैलरी के केस में 12,75, अदर देन सैलरी 12। तो 8,75 पे लगेगा? तो 8,75 नहीं, तब एक रिबेट दे दिया है कि आपको टैक्स नहीं देना है। हम आप सरकार ने आपको एक रिबेट दे दिया कि 12,75 तक या 12 तक है, आपको टैक्स नहीं देना। लेकिन जैसे ही सैलरी के केस में 12,75 से ऊपर होता है 15, तो आपकी एग्जाम्पशन लिमिट 4 जो है वही रहेगी। फिर 4 से 8 के बीच में एक टैक्स 5% देना पड़ेगा, और 8 से 12 के बीच में 10% जो 4 लाख का होगा, और 12 से 16 के बीच में 15%। मतलब 12,75 से 76 अगर पहुंच गए आप, हाँ, तो वो सारे स्लैब तो में आ वो जाएगा? स्लैब में आ जाएंगे। तो 12 तक, 12 या 12,75 तक है तो जीरो। तो मेरे को थोड़ा सा ये समझाइए विनोद भाई, 12,75 पे है तो उस पर तो गवर्नमेंट ने वो भी तो दिया है आपका कि जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं आप? नहीं, ये यहाँ भी एक देखिए ये 3 साल पहले एक 4-5 साल पहले एक आया था न्यू स्कीम और जी ओल्ड स्कीम। जी तो जी न्यू टैक्स रेजिम उसको बोला था, और ओल्ड टैक्स रेजिम। जी जी। उसका भी कंसेप्ट चेंज हो गया है। अब न्यू टैक्स रेजिम जो है वो बाय डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है, और ओल्ड को ओल्ड रहने दिया। मतलब आज के डेट में आप अपना ITR फाइल करेंगे तो बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रेजिम में जाएंगे, जिसमें 12 या 12,75 है। और ओल्ड में जाएंगे तो ओल्ड वाला रेट लगेगा। वहां पे एग्जाम्पशन लिमिट 2.5 लाख की है। वहां पे आपको सारे डिडक्शन मिलेंगे, जैसे HRA का, जैसे आप अगर जॉब करते हैं। ओल्ड में डिडक्शन मिलेंगे? हाँ, न्यू में नहीं मिलेंगे? न्यू में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा आपको। जितना इनकम, मतलब जैसे अमेरिका में कहते हैं पॉइंट ऑफ टैक्स पे टैक्स जी जी। लगता है, हाँ। आपको जितना पैसा मिला हम्म। और उसके ऊपर आपको टैक्स देना है। मतलब ये सिंपल सा है कि अगर आप ओल्ड डिजाइन में हाँ, जाएंगे, एग्जाम्पशन क्लेम करना है तो ओल्ड रेजिम में जाना है, और अदरवाइज आपको न्यू रेजिम नाम तो नहीं ऐसा रखा कोई है। ऑप्शन है कि ओल्ड डिजाइन में हम हाँ, जब- वहां पे जब आप ITR सेलेक्ट करते हैं तो ओल्ड और न्यू सेलेक्ट करने का होता तो ऐसा क्या, तो न्यू डिजाइन तो आप इम्प्लीमेंट होगा ना? तो है। नहीं, बताया ना, नियम में। न्यू रेजिम सेलेक्ट करना नहीं है, न्यू रेजिम बाय डिफॉल्ट है। ओल्ड के लिए आपको सेलेक्ट करना है। मतलब अगर हम न्यू फाइनेंशियल ईयर का फाइल करेंगे बाय डिफॉल्ट आ जाएगा वो? हाँ, बाय डिफॉल्ट न्यू रेजिम ही आएगा। रेजिम में आएगा। और लेकिन अगर अगर पीछे जाते हैं? नहीं, पीछे नहीं, इस साल का भी, इस साल का रिटर्न आप ओल्ड रेजिम में भी फाइल कर सकते हैं। कर सकते हैं, ऐसा ऑप्शन दिया है इस समय गवर्नमेंट 2 ने? ऑप्शन है। एक नॉर्मल ऑप्शन जिसको न्यू रेजिम कह सकते हैं, बट अब सरकार ने उसको न्यू रेजिम नहीं कहा है। अच्छा। एक ऑप्शन है जिसमें 12,75,000 या 12 लाख तक ये तो आपको बहुत टैक्स बड़ी देना है। अच्छी बात बताया आपने ऑडियंस के लिए हाँ। कि भाई ये चीजें जानना और है कि ओल्ड रेजिम आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे सब, एक एग्जांपल बताता हूँ कि आपकी बेसिक सैलरी 1 लाख रुपए है, हाँ हाँ और दिल्ली में किराया बहुत लगता है, कोई मुंबई में और किराया ज्यादा लगता जी है, जी जी 50,000 आपको HRA मिल रहा है। हाँ हाँ तो कितना, 1.5 लाख सैलरी हो गया। 1.5 कुछ लाख। और भी डिडक्शन मिल रहा है आपको, हाँ। कुछ तो ये सब मिलाकर के जो जिसका आप क्लेम कर सकते हैं, एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। अब 50,000 किराया
के लिए पैसा मिल रहा है और 50,000 आप किराया भी दे रहे हैं, 60,000 दे रहे हैं, तो वो 50,000 पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। अगर तो ऐसे अगर पूरा देखें तो आपकी मान लीजिए केवल 1 लाख सैलरी है, 50,000 एचआरए मिल रहा है, 1.5 लाख सैलरी होगी, टोटल कितना साल का हो गया, 18 लाख हो गया। न्यू रेजिम में जाएंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा 18 लाख। गवर्नमेंट ने आपको प्रोविजन दिया। ओल्ड रेजिम में आप एचआरए का एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं, लेकिन फिर जरूरी नहीं है कि ओल्ड रेजिम में फायदा ही होगा। ओल्ड रेजिम में कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे मैंने बताया नीचे का लिमिट कितना है, 2.5 लाख है, और वहां पे रेट क्या है, 10%, 20%, 30%। तो कैलकुलेट आपको ये भी ऑप्शन दिया है कि आप दोनों में कैलकुलेट कर लीजिए, दोनों में जहां आपको अच्छा लग रहा हो वो सिलेक्ट कर लीजिए। गवर्नमेंट ने प्रोविजन दिया है कि आप ऐसा कर सकते हैं। हाँ, सैलरी के केस में तो हर साल चेंज कर सकते हैं, जिस साल में जो आपको फायदा हो रहा हो। आपको नॉर्मल रेजिम में है तो सैलरी के केसेस में तो अब तो बाय डिफॉल्ट तो अगर नया है, अगर आपको फायदा हो रहा है ओल्ड में तो आप ओल्ड में ऐसा ऑप्शन डाला है गवर्नमेंट, स्विच कर सकते हैं उसके अंदर। तो लेकिन मैं बताऊं कि 12,75,000 के बाद बहुत कम ही लोग ओल्ड रेजिम में जाने वाले हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है या गवर्नमेंट का ऐसा सोचना है कि अधिक से अधिक लोग इसी रेजिम में रहें जो बाय डिफॉल्ट न्यू रेजिम में है। क्योंकि ओल्ड रेजिम में जैसे कोई लोग एचआरए क्लेम करता है, एचआरए क्लेम करने के कंडीशन क्या है कि आपको रेंट पे करना है। रेंट पे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सुनने में आया कि अपने घर में रह रहे हैं और रेंट की रसीद लगा दिया, तो ये सब सरकार को चेक करना बड़ी मुश्किल होता है। मुश्किल है, और जिसको चेक करता है तो फिर बाद में उनको भी बड़ी परेशानी होती है, उसने कुछ किया हुआ होगा, टैक्स मैनेज किया हुआ होगा, टैक्स इवेट किया हुआ होगा, बाद में उनको दुगना टैक्स देना पड़ता है, इंटरेस्ट पेनाल्टी देना पड़ता है। तो सरकार ने एक इसलिए ऑप्शन दे दिया सीधा सीधा कि भाई आप 12,75,000 तक फ्री कर दिया है, उसके बाद भी आपको टैक्स रेट भी वहां से कम है, बताया ना, वहां 10, 20, 30 है, यहाँ पे क्या है 5, 10, 15, 20, 25 न्यू रेजिम में। हाँ, न्यू रेजिम में 5, 10, 15, 20, 25%। अच्छा, हायर 25%। तो यहाँ पे आपके लिए फायदा है। फिर 30%, 30% भी है अगर आपकी सैलरी 24 लाख से ऊपर है तो 30%। 5, 10, 15, 20, 25, 30 यहाँ पे इतने रेट, ये स्लैब है। और वहां पे क्या है 10, 20, 30 तीन ही स्लैब है, वहां बड़ा हुआ था। हाँ, तो कैलकुलेशन करने के बाद जहां बेनिफिट हो रहा होगा वहां जा सकते हैं, और मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट जो है यही है, सब्जेक्ट टू कि एक्स्ट्रा कोई डिडक्शन नहीं हो। जैसे आपका डिडक्शन कैसे मैं बोल सकता हूँ, जैसे आपने एजुकेशन लोन एक हैवी लिया हुआ है जिसका आप पे कर रहे हैं कुछ 10-1 लाख रुपए साल के, और बहुत ज्यादा किराया पे कर रहे हो, घर लिया हुआ हो उसका ईएमआई पे करो, बट वहां पे 2 ही लाख मिलता है। तो ऐसे करके कभी आपको किसी मतलब 100 में से 2-4 लोगों को फायदा हो जाएगा ओल्ड में, अदरवाइज मैक्सिमम अब न्यू में ही फाइल होना है। तो एक चीज जानना था विनोद भाई कि न्यू रिजाइम में गवर्नमेंट ने एचआरए रखा है, वो भी खत्म कर दिया? कुछ नहीं, जीरो कर दिया, बिल्कुल नेट टू नेट। आपका 12,75,000 है, आपको कोई टैक्स नहीं देना सैलरी के केस में, अदर देन 12 लाख का है तो कोई टैक्स नहीं देना। तो जो पहले था कि भाई रेंट एग्रीमेंट, रेंट वो लगाओ, वो सब ओल्ड रिजाइम में, यही नहीं चेक करना चाहती ना सरकार, जो रेंट एग्रीमेंट आपका सही है या नहीं है। क्योंकि देखिए जो सरकार चेक करती है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिटर्न चेक करती है, वो 100% रिटर्न चेक करने का इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं नहीं होता, कहीं नहीं। सबको स्क्रूटनी में लगा के सबको चेक नहीं कर सकते, वो कुछ सिलेक्ट करते हैं सैंपल बेसिस पे, और वहां पे रैंडमली उठाते हैं रैंडमली। इसमें इतनी गलतियां सुनने में आया कि 100 केस में से 90 लोगों का जो रेंट एग्रीमेंट और सब फर्जी है, डोनेशन लोगों ने दिया हुआ है। तो सरकार को ऐसे केस मिल रहे थे, इसलिए इन्होंने ऐसा सोचा कि हम ये लफड़ा में फंसते ही नहीं है, अपना पब्लिक को भी फायदा हो और हमको भी कम काम करना पड़े, ये सीधा। तो न्यू रिजाइम में आपका एचआरए खत्म हो गया, सारे डिडक्शन सारे खत्म हो गए। सुनते होंगे कि पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे रहे हैं, वो चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन सब खत्म कर दिया। न्यू रिजाइम में ये सब खत्म। अच्छा, बिल्कुल नेट टू नेट कर दिया है कि भैया 12 लाख अगर आप कमा रहे हैं तो आपका जीरो लगेगा, 12 से ऊपर जाएगा तो स्लैब टैक्स स्लैब में आएंगे, जो आपने ब्रीफ किया हमें। 4 फिर फ्री मिलेगा, 4 के ऊपर जो लगेगा 4 से 8 पे 5% एप्लीकेबल हो जाएगा। हाँ, एप्लीकेबल हो जाएगा, 8 से 12 पे 10%, 12 से हो जाएगा स्लैब पे। जो कैलकुलेशन होगा, जो टैक्स बनेगा वो पे करेंगे। मतलब आपके पास ये भी ऑप्शन है, बताया ना कि आप कैलकुलेट कर लीजिए कि हमारा ओल्ड में बन रहा है कम या न्यू में कम बन रहा है, जहां कम बन रहा है वहां पे कर दीजिए। लेकिन इसी साल तक ना, नहीं, अभी है, अभी जब तक बंद ना कर दे, अभी आगे मतलब बंद कर ले तो पिछले साल तक ना, वो तो हाँ, नहीं इस साल भी है और आगे भी है। अभी जो बजट मान ली करंट ईयर का अगर हम फाइल करने जाएगा कोई बंदा, तो न्यू रिजाइम में करेगा ना फाइल? नहीं, अगर आपने न्यू रिजाइम में आपको फायदा हो रहा है कर दिया, और अगले साल का अगेन रिटर्न फाइल करने जाएंगे, वहां अगर ओल्ड में आपको फायदा हो रहा है तो ओल्ड में कर लीजिए। अच्छा, ऐसा है अगले साल के लिए भी ऐसा कर सकते हैं, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर भी? अभी तक है, मतलब बताया ना, अभी जो बजट आया 1 फरवरी को, उसमें उन्होंने चेंज नहीं किया, अभी ओल्ड रेजिम को कंटिन्यू किया हुआ है। कभी हो सकता है ओल्ड को बंद करे तो केवल आपके पास न्यू रहेगा।
तो विनोद भाई थोड़ा सा मेरे को आप समझाइए और मेरे मेरे आवाम को समझाइए आप कि क्या फायदा होगा न्यू ओल्ड डिजाइन में। हमको ज्यादा फायदा दिख रहा है। हाँ, फायदा बताया तो, सरकार का टारगेट है कि सारे लोग न्यू रेजिम में आए, तभी इन्होंने 12,75,000 किया, 12 लाख या 12, हाँ सही क्योंकि बात। पहले 7 लाख था तो लोग नहीं आ पाए थे, 50% लोग थोड़ा आए थे। टेक्निकली हमें समझाइए आपकी ओल्ड डिजाइन में क्या फायदा होगा उसको, जो अगला बंदा ओल्ड डिजाइन में जाएगा वो। मैं बताया ना कि जैसे किसी किसी एक पर्टिकुलर आदमी के केस में ऐसा हो सकता है कि उसको मेडिकल में बहुत खर्चा हो रहा है, हॉस्पिटलाइज हो रहा है और खर्चा हो रहा है, उसके डिडक्शन क्लेम मेडिकल की भी तो मैक्सिमम लिमिट दिया है। मतलब देखिए 80 डी। सेक्शन 80 है, हाँ हाँ 80 से लेकर के 80 तक बड़े सारे सेक्शन है। जी कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है उसका एक डिडक्शन है, जी आपका मेडिकल का डिडक्शन है, मेडिकल में 80D में एक डिडक्शन मिलता है, जी उसके मदर फादर भी साथ रहते हैं, उसका मेडिकल का खर्चा का भी डिडक्शन मिलता है। फिर आपका हायर एजुकेशन के लिए आपने लोन लिया 1 करोड़ रुपए का, उसका आपका डिडक्शन अलग मिलता है। अच्छा। फिर HRA का भी डिडक्शन मिलता है। ये सारा डिडक्शन ले रहे हैं, मतलब ऐसा केस होता नहीं है। मैं एक आदमी के लिए अगर हम मान लें ऐसा कि उसके पास सारा ये डिडक्शन अवेलेबल है लेने की, उसके लिए फायदा है, तो उसको फायदा हो जाएगा। अदरवाइज फायदा होगा जो 12 लाख ओल्ड में फायदा हो जाएगा, ओल्ड में फायदा हो जाएगा। इन जनरल न्यू में ही फायदा होगा। और मैं बता रहा हूँ कि मैं अपने अगर सोचूं, जो मैं आप लोगों का ITR जितने लोगों का फाइल करता हूँ, उसमें से अगर मैं 100 लोगों का फाइल करता हूँ तो 95 लोग अब न्यू में ही जाने वाले हैं। अच्छा, मतलब 5% की भी है लोग ओल्ड डिजाइन में 5 में जा सकते हैं, इसका मतलब जरूरी नहीं है, मैं 5 जरूरी। का ऐसा मानता हूँ कि जा सकते हैं, बट 95 तो पक्का न्यू में जाएंगे। अच्छा, तो इसमें एक चीज और बताइए विनोद भाई कि इसमें जो होम लोन का जो बेनिफिट मिलता था कुछ नहीं मिलेगा, मैं बता रहा, कुछ नहीं मिलेगा। जो न्यू में सब खत्म कर दिया। होम लोन का बेनिफिट देखिए क्या है, होम लोन का बेनिफिट है, उसको सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी बोलते हैं। अच्छा अच्छा, आप जिस घर में रह रहे हैं उसी घर के लिए लोन लिया हुआ है, हाँ हाँ, वो बंद हो गया, बंद हो गया न्यू रेजिम में। न्यू रेजिम में अगर अगर ये न्यू रेजिम आज नहीं आया है, ये न्यू रेजिम 7 लाख पे था, लेकिन 7 लाख से अभी 12 लाख हो गया है, रिवाइज किया गवर्नमेंट ने। तो मैं कह रहा हूँ कि मैक्सिमम लोग अब नहीं जाएंगे। जब 7 लाख था तो कम लोग थे कि कुछ लोग ओल्ड में चले जाते, अब नहीं जाएंगे इस साल से। इस साल जो मतलब ITR सिंपल है कि मैं समझता हूँ आप CEO के लिए बड़ा आसान हो गया होगा कि चीजें, बहुत सी चीजें इन्वेस्टमेंट है वो चीज डालता है जो ओल्ड डिजाइन में। वो पिछले साल मैं एक ओल्ड रेजिम में ITR फाइल कर रहा था किसी का जी, मुझे ITR फाइल करने में 1.5 आवर लग गए। अच्छा, न्यू रेजिम में ITR फाइल करने में अधिक से अधिक 20-25 मिनट। तो आपका काम और आसान हो गया है। हाँ ऑब्वियसली, देखा जाए तो है। और लोगों के लिए भी हेडेक खत्म हुआ है मेरे हिसाब से न्यू रेजिम में। हाँ लोगों के लिए हेडेक खत्म हुआ है, बट क्या है ना कि देखिए भारत सरकार ने ये जो लाया है न्यू रेजिम और 12 लाख का, बता ना यही सोच के लाया है, क्योंकि हम लोगों की मेंटलिटी देखिए, इनकम टैक्स में हम बोलते हैं टैक्स को प्लानिंग करना, टैक्स प्लानिंग इज ए गुड थिंग। जी जी जी, टैक्स प्लानिंग आप कर सकते हैं। ओल्ड रेजिम में टैक्स प्लानिंग करने का होता था, जैसे सपोज करो कि लोगों ने LIC ले लिया, 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया, अपना टैक्स, उसको टैक्स प्लानिंग करते हैं। लेकिन एक होता है टैक्स इवेजन, जिसको टैक्स चोरी भी कर सकते हैं। तो लोगों में टैक्स चोरी करने की मेंटलिटी बहुत थी। अच्छा, और सरकार को पता ही, सरकार भी यही, सरकार के लोग भी नागरिक ही होते हैं, तो पता था। अब लोग डोनेशन दे रहे हैं, फर्जी डोनेशन दे रहे हैं, सरकार को पता ही चल जाता है। पिछले साल में कई जगह छापे पड़े, वो लोगों ने जा करके और इनकम टैक्स में कह दिया कि हमारा तो कुछ नहीं, सब एंट्री है, तो लोगों को नोटिस गए। तो ये सब देख करके धीरे धीरे सरकार अपने आप को रिफाइन कर रही है कि ये सब लफड़ा में हमको पड़ना ही नहीं, हम सीधा सीधा जितना सैलरी मिला उतने पे टैक्स दे दो। 12 लाख आपको फ्री दे दिए, क्या पता 12 लाख से और 1-2 लाख बढ़ा दे अगले सालों में, जैसा आप, वो तो क्या होता है ना कि आपकी अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, कितना अर्न करने है, उससे हिसाब से बढ़ाता। हालांकि 12 लाख बहुत है। अच्छा, 12 लाख में आपको मैं बताऊं कि जो रिटर्न, अगर एक कंपेरिजन ऐसे देखें कि 100 रिटर्न फाइल होता था, 100 रिटर्न में पहले अगर 50 लोग टैक्स देते थे, अब 25 ही लोग टैक्स देंगे। टैक्स बढ़ गया हो, क्योंकि 10 लाख से इनकम वाले कितने लोग हैं हिंदुस्तान में? अच्छा, कम लोग हैं, कम हो गया, रेशियो कम हो जाएगा। ये तो उनको पहले टैक्सेबल, उनको टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा। एक लायबिलिटी थी रिटर्न फाइल करने की भी। अब एक क्वेश्चन आपका ये इसमें नहीं है, मैं इसे पे ऐड कर दूं। जी जी, एक क्वेश्चन होता है कि ITR फाइल करना जरूरी किसको है? हाँ, क्या 12 लाख या 12,75,000 मेरी सैलरी है, जी जी जी, तो मुझे ITR फाइल करना है या नहीं करना है? जी जी, तो आम आदमी यही कहे कि हमारा 12 लाख सैलरी है, मेरा टैक्स बनता नहीं है, तो ITR नहीं फाइल करना चाहिए। बट नहीं, ITR तब फाइल करना है जब 4 लाख से आपके ऊपर इनकम हो, क्योंकि एग्जम्पशन लिमिट 4 लाख ही है। तो 4 लाख से ऊपर आपकी इनकम है तो ITR आपको फाइल करना चाहिए। लेकिन अगर 12 लाख है और नहीं फाइल किए तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे नोटिस नहीं आता, क्योंकि जनरली सरकार को भी आप ITR फाइल करते हैं तो सरकार को भी उसमें पैसे खर्च होता है, आपके ITR को प्रोसेस करना, उसके लिए मैन पावर खर्च होता है। मैन पावर, लेकिन लायबिलिटी आपकी फाइल करने की है, ये ध्यान रखना। तो 4 लाख पे क्यों बताया ना कि 12 लाख का, तो 12 लाख
में रिबेट दिया, 4 से 8 के बीच में 8 लाख का आपको रिबेट है। मैंने बताया कि आपने बताया कि 4 लाख की अगर आपकी इनकम है तो आपको भरना चाहिए। हाँ, क्योंकि एडवाइजेबल है। हाँ, एक्ट में एग्जम्पशन लिमिट 4 ही लाख का है, 4 ही का है, 12 लाख तक टैक्स नहीं देना। क्वेश्चन में मेरे है लिस्ट में वो। हाँ, तो वो क्वेश्चन में ये है चलिए कि मैं अभी कवर हाँ, कर दिया। उसमें ये जानना भी था कि जो फाइल करते हैं उनको फायदा उनको क्या नुकसान है, जैसे आपने क्लियर किया ना कि भरना चाहिए। हाँ, अब फायदा और नुकसान का क्या है देखिए। हाँ, जैसे मैं अगर होम लोन ले रहा हूँ जी जी, और मुझे सब कुछ पता है, तो मैं आगे वाले को, बैंक वाले को बता सकता हूँ मेरी 8 लाख इनकम है और मैं दूंगा कि 8 लाख रुपए इनकम है, तो मेरे से बैंक वाला कुछ नहीं बोलेगा। मैं उसको समझा सकता हूँ कि मेरी ITR फाइल करने की जरूरत नहीं है, तो मान जाएगा। अच्छा, लेकिन सब लोगों को मांगने का कहेगा ITR की कॉपी दो, सैलरी स्लिप दो, तो इसलिए मैक्सिमम मतलब लोन वोन लेने में के लिए जरूरी है। आप कल हो करके अगर मान लीजिए कि एक दूसरा भी देखें इनकम टैक्स के प्रोस्पेक्ट से भी कि 4 लाख के ऊपर आपको ITR फाइल करना है और आपने किया हुआ है और कोई इनकम आपका एस्केप कर दिया है, छूट गया गलती से, तो कम से कम ITR फाइल रहेगा, तो बाद में कह तो सकते हैं कि ये छूट गया। और ITR ही नहीं फाइल किए तो जो पहले वाला इनकम है वो भी आपका उसमें आ जाएगा कि आपने चोरी किया हुआ है। तो ITR में आ जाएगी वो। तो अगर ITR फाइल करना बनता है, आपकी लायबिलिटी है, तो आपको करना चाहिए। 4 लाख का अगर आप इनकम कर रहे हैं तो आप बनाइए, लेकिन आपको फायदा भी तो है कि अगर आप ITR फाइल कर रहे हैं तो कल को लोन वोन लेना है। हाँ, लोन बताया ना, लोन वोन लेने में वो पहला ही बोलता है ITR कॉपी दे दो। तो मान ले जो हम एप्लीकेबल ही नहीं हो रहे हैं, मेरा चीजें सैलरी के केस में तो ठीक है, अगर आपकी सैलरी तो 3 लाख रुपए है और आप सैलरी स्लिप दे दिए तो मान जाएगा वो। लेकिन अगर आप कोई छोटा मोटा बिजनेस दिखाए और आपका 4 लाख सैलरी केस में ओके है, मान जाते हैं बैंक वाले। अदरवाइज 4 लाख भी इनकम हो तो कहेगा ITR फाइल करवा के लाओ। तो अगर मान ले इस केस में बैंक नहीं मानती है विनोद भाई, तो उसमें भी क्या किया जाए? उस पर कुछ नहीं किया जाए, अब लोग इसीलिए ITR फाइल करते हैं। बताया तो, आप सरकार का डाटा देखेंगे, सरकार आजकल तो एक व्हाट्सएप चैनल भी बनाया है जिसपे आप जुड़ सकते हैं। इनकम टैक्स का व्हाट्सएप चैनल है, उसमें देता रहता है कि कितने ITR फाइल होते हैं, उसमें कितने ITR नील के होते हैं जिसने कोई टैक्स नहीं दिया। जी 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 जी, कितने जीरो होता होगा। हाँ, जीरो टैक्स होता है। अच्छा, तो आधा से ज्यादा तो जीरो का ही टैक्स का ITR होता है। लेकिन करा ले तो कम से कम आपको लोन वोन लेने में दिक्कत ना हो। हाँ, नहीं, मैं उसको नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि अगर 4 लाख से आपकी इनकम ज्यादा है तो आपको ITR फाइल करना चाहिए। बेकार में भीड़ बढ़ाने की जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं करने का। हाँ, दूसरा केस ये है कि आपकी 2.5 लाख ही है। एक पता नहीं आपका क्वेश्चन होगा जब ये कर रहे हैं तो यही कर लेते हैं कि एक होता है फॉर्म 15G और 15H। अच्छा, ये अच्छा टॉपिक है जो आपके उसमें नहीं है शायद। तो क्या है 15G और H क्या होता है कि आपकी इनकम टैक्सेबल इनकम से स्लैब से कम है और डिक्लेरेशन देना पड़ता है। आपके जैसे सपोज करिए आपके फादर ने आपको 10 लाख रुपया गिफ्ट कर दिया। अच्छा, 10 लाख 1 करोड़ भी हो सकता है, मैंने एग्जांपल लिया है। जी जी जी, 1 करोड़ रुपया गिफ्ट कर दिया आपने, उसको बैंक में जमा कर दिया। 1 करोड़ में तो उसका इनकम टैक्स, वो जो इंटरेस्ट आएगा वो टैक्सेबल होगा, तो अभी हम 20 लाख ही मानते हैं। 20 लाख का कितना होगा? अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपए होगा साल का इंटरेस्ट। तो 1.5 लाख टैक्स। बाकी आपको कोई काम नहीं करते, ऐसा बहुत इंडिया में है, कोई काम नहीं करते या काम करते हैं उसकी 10,000 सैलरी है महीने की। तो 10,000 सैलरी में 1,20,000 साल के हो गए और 1.5 लाख इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप 4 लाख से नीचे आपका कोई टैक्स नहीं बनता। लेकिन अब अगर ऐसे केस में अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है, सीनियर सिटीजन कौन होता है? एक क्वेश्चन फिर आ गया यहाँ पे। सीनियर सिटीजन 60 साल से ऊपर इनकम टैक्स में सीनियर सिटीजन होता है। सीनियर सिटीजन नहीं है तो बैंक को एक डिक्लेरेशन दे सकते हैं, वो फॉर्म का नाम है 15G। अच्छा, ऑनलाइन हर क्वार्टर में फाइल करना होता है कि मेरी इनकम जो है टैक्सेबल लिमिट से कम है, तो आपका TDS नहीं काटें आप। अदरवाइज 10,000 से ऊपर होगा तो TDS काट लेगा। ये सीनियर सिटीजन ही देंगे इसके ऊपर? नहीं, सीनियर सिटीजन देंगे 15H। अच्छा, और अदर देन सीनियर सिटीजन देंगे 15G। अच्छा, मान ले मेरी उतनी इनकम नहीं है तो हम 15G देंगे। हाँ, 15G और हम एक इन्फॉर्मेशन देंगे बैंक को। इन्फॉर्मेशन उसमें 15G का यही लिखा होता है कि मेरी इनकम जो है टैक्सेबल लिमिट से कम है। अच्छा, डिक्लेरेशन हो गया है तरह का। लेकिन अब अगर आपका 1 करोड़ का FD है और आप दे रहे हैं तो वहीं गलत दे रहे हैं, क्योंकि 1 करोड़ में आपका 6 लाख तो वहीं से आ रहा है इंटरेस्ट। और 4 लाख तक टैक्सेबल तो एप्लीकेबल नहीं होगा वो। तो क्या पता हो एप्लीकेबल कर दे, लेकिन आप साइन करके दे रहे हैं डिक्लेरेशन, वो गलत दे रहे हैं, तो मिस डिक्लेरेशन बन जाएगा। मिस डिक्लेरेशन बन जाएगा उसके ऊपर। हाँ, तो ये देखना है कि वो 15G और H क्या है, आपको समझ आ गया होगा। हाँ, जी जी जी, तो ये देते हैं 15G आपने बताया नॉर्मल लोगों के लिए। अब आप देखिए कि मैं जो केस बता रहा था कि 15G नहीं दिया हमने। हाँ, और मेरा 1.5 लाख का इंटरेस्ट आता है, 1.5 लाख की सैलरी है। जी जी, तो 3 लाख ही इनकम हुआ, मेरा कोई टैक्स नहीं बनता। लेकिन 1.5 लाख के ऊपर 15,000 रुपया मेरा TDS काट लिया बैंक ने, टैक्स काट लिया इंटरेस्ट के ऊपर। तो अब उसको रिफंड लेना है हमको। तो इवन मेरा 4 लाख नहीं है, बट मैं रिटर्न अपना फाइल करूंगा और इंटरेस्ट का रिफंड लूंगा। एक इंटरफेस है, जब तक आप फाइल नहीं करेंगे पैसा नहीं मिलेगा। या तो 15G दे दीजिए या ITR फाइल करके रिफंड लीजिए, पहले से दे दीजिए, आप बैंक को इन्फॉर्म कर दीजिए।
और लेके कॉपी रख लीजिए हाँ आपने, कल के कांटे वाटे नहीं हुआ। नहीं, बड़ी अच्छी बात बताया आपने। 15G और 15H, एच। जी हुआ नॉर्मल लोगों के लिए हाँ। और 15H हो गया सीनियर सिटीजन के लिए। हाँ। ये बहुत अच्छी चीज बताया आपने। तो इसमें अब चीजें है कि जो न्यू रिजाइम है उसमें सारा चीज खत्म कर दिया सब कुछ खत्म गवर्नमेंट हो ने। गया, सब कुछ जो खत्म। फालतू की जो सिरदर्दी थी, आपका सारी इन्वेस्टमेंट हो दिलदर्दी, गया, सारा होम लोन हो गया, आपको सोचते रहना है कि हमको ये अरेंज करना है, ये अरेंज करना है, कोई अब पेपर सारा आपको चीज रखने की खत्म हो जरूरत गया भाई, ये चीजें नहीं। इससे एक नुकसान हुआ है, मतलब यंग जनरेशन में आप देखिए आजकल के बच्चे ना, सेविंग जो मेंटेलिटी थी ना वो खत्म हो गई है। हम लोगों का था कि घर खरीद लें, घर खरीदने से क्या होता था, घर खरीदने से घर के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करते थे, लोन के ऊपर इंटरेस्ट, उसका डिडक्शन मिलता था 2 लाख तक। तो हमको लगता था कि चलो इनकम टैक्स में भी फायदा हो जाएगा और घर भी अपना हो जाएगा, एक एसेट बन जाएगा। हाँ, अब वो खत्म कर दिया। तो यंग जनरेशन कहता है काहे के लिए घर खरीदना, छोड़ो कुछ नहीं, अच्छा, LIC क्यों करना है, नहीं करना। तो ये सब चीज तो है। मतलब हालांकि देखिए ये सब एक एक्स्ट्रा बेनिफिट था, आप समझिए, मैं ये बताया, लेकिन साथ में उसका ये भी साइड इफेक्ट है कि LIC का मतलब टैक्स बेनिफिट नहीं था। LIC का मतलब तो आपको सेविंग हो गया, आपको लाइफ अपना सिक्योर करना है। लाइफ सिक्योर करना। लेकिन एक एक्स्ट्रा बेनिफिट सरकार भी देती है कि 1.5 लाख तक आपको टैक्स के रिबेट मिल जाएगी ATC आपको। में रिबेट मिल जाए। रिबेट देखिए, रिबेट और एग्जम्पशन भी अलग अलग फर्क है, हाँ। वो एग्जम्पशन था, डिडक्शन था। हाँ। एग्जम्पशन, डिडक्शन, रिबेट 3 है। हाँ हाँ, जी जी जी। तो क्या जरूर इसको डिक्लेयर कर दें आप प्लीज। एग्जम्पशन जो है जैसे HRA पे एग्जम्पशन मिलता है पूरा जीरो। हाँ, डिडक्शन 80 से 80U तक है, तो 1 लाख तक मिलेगा हाँ, आपको। जो कुछ इन्वेस्टमेंट किया उसका डिडक्शन मिलेगा। रिबेट जो सरकार रिबेट दे रही है 4 लाख से 12 लाख के बीच में 8 लाख, अच्छा, ये रिबेट 8 हो लाख गया। के टैक्स के ऊपर रिबेट है। अच्छा, ये रिबेट हो गया। हाँ, तीनों में ये फर्क है, तीनों में ये फर्क है। एग्जाम्पशन जीरो। हाँ, और आपका वो बताया आपने जो क्या कहते अभी हैं, अभी आपको न्यू रिजीम में केवल रिबेट मिल रहा है, हाँ, बस एग्जाम्पशन और डिडक्शन खत्म हो सब गया, चीज खत्म हो गया। जैसे ये आपने बताया कि ये न्यू जनरेशन के लिए सेविंग खत्म हो गया एक तरह हाँ, का, सेविंग की एक लालसा होती थी ना, वो खत्म हो गई। वो चीजें जैसे खत्म हो गई। अपने बेटा को आप कहेंगे कि बेटा LIC करवा लो, हाँ, तो काहे के लिए पापा, तो यही कहें कि आपका लाइफ सिक्योर रहेगा। पहले 2 बात बोलते हैं, लाइफ सिक्योर रहेगा, तुम्हारा इनकम टैक्स में भी बेनिफिट मिलेगा। हाँ, अब वो इनकम टैक्स में बेनिफिट वाली चीजें खत्म हो गई। आप एक एसेट बनाना चाह रहे हैं तो हाँ, आप कर सकते हैं उस केसेस में। नहीं, बहुत अच्छी बताया आपने विनोद भाई, है ना चीजें, कि और लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ इस चीजों से बड़ा क्लियर हुआ होगा लोगों को। और एक और चीज जानना है विनोद भाई कि अगर कोई अब इसके बारे में कुछ जानना है आपसे, GST के बारे में, कि GST में अगर कोई मान लो कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, छोटा सा बिजनेस, तो उसमें GST लेना जरूरी पड़ता है इसमें, उस केसेस में? यहाँ भी एक प्रॉब्लम है कि बैंक में करंट अकाउंट खोलने जाएंगे आप जी, तो वो कहेगा GST करके लेके आओ, क्योंकि करंट अकाउंट करने के लिए, जैसे इंडिविजुअल मैं एक बिजनेस करने जा रहा हूँ कोई ट्रेडिंग का, मेरा पान का दुकान ही है और मैं कहा करंट अकाउंट खोल दो जी, तो वो करंट अकाउंट खोलने में GST से मांगेगा। लेकिन GST ऐसी जरूरत नहीं होती। GST का लिमिट जो है, टर्नओवर लिमिट जो है वो 2 तरह का है। सर्विस अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो 20 लाख की लिमिट है, 20 लाख तक आपको GST की जरूरत नहीं पड़ती है, नहीं। ठीक है। और अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, हाँ, ट्रेडिंग करने के केस में आपको 40 लाख की लिमिट है, सब्जेक्ट टू इंटरस्टेट, सॉरी इंट्रास्टेट तो ऑल ओवर इंडिया हो गया नहीं, अच्छा, इंटरस्टेट ऑल ओवर इंडिया हो गया। इंटरेस्ट ऑल ओवर इंडिया हो गया। इंट्रास्टेट विदिन द स्टेट, विदिन दिल्ली या विदिन यूपी, जैसे दिल्ली में विदिन दिल्ली अगर आप करते हैं तो आपको कोई 40 लाख तक GST लेने की जरूरत नहीं, जरूरत नहीं पड़ती है इसमें, ठीक है। अब उस केस में बैंक भी कैसे करेगी, बैंक करंट अकाउंट कैसे खोलेगी? करंट अकाउंट नहीं खोलता तो लोग ले लेते हैं। अब लोग ले लेते हैं तो हो सकता है आपका अगला क्वेश्चन हो कि ले लिया तो क्या करना है। अगर सपोज करो कि मेरा 40 लाख नहीं, क्वेश्चन पे हम आएंगे, लेकिन कोई चीज बताइए कि बैंक, मेरे को जरूरत नहीं, मेरे पर लायबिलिटी नहीं है उतना, ना मेरा टर्नओवर है, ना 20 लाख है ना 40 लाख मेरा टर्नओवर है, और हम खोलना चाह रहे हैं करंट अकाउंट, बैंक इसमें कैसे करेगी? बैंक देखिए इंडिविजुअल इंडिविजुअल में बैंक क्या है कि बैंक को एक प्रॉब्लम ये है कि जैसे आपने एक बना दिया, जैसे मेरा नाम विनोद वर्मा है, जी जी, मैंने एक बना दिया वर्मा ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है। तो वर्मा ट्रेडिंग कंपनी 1 चल रहा है, 5 चल रहा है, कोई पता नहीं चलता। अच्छा, तो ये आइडेंटिफाई करना बैंक के लिए प्रॉब्लम होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि वर्मा ट्रेडिंग कंपनी का हमको प्रूफ दीजिए। प्रोप्राइटरशिप में वर्मा ट्रेडिंग कंपनी का कोई प्रूफ नहीं होता, तो वो GST कहता है GST में रजिस्ट्रेशन कराओ। अगर मैं विनोद वर्मा के अकाउंट से नाम से करंट अकाउंट खुलाऊंगा तो बैंक खोल देगा, फिर GST नहीं मांगेगा वो। क्या दोबारा बताइए सर? मेरा नाम विनोद वर्मा ठीक है, मैंने विनोद वर्मा के नाम से कहा करंट अकाउंट खोल दो, वो खोल देगा, खोल देगा, ठीक है। लेकिन मैं एक विनोद ट्रेडिंग कंपनी, अब विनोद नहीं खोलेगा, विनोद नाम के तो हिंदुस्तान में पता नहीं कितने लोग होंगे, उस पर नहीं खोलेगा, तो विनोद ट्रेडिंग कंपनी नहीं खोलेगा। वो कहेगा विनोद ट्रेडिंग कंपनी आपका जो आपने बनाया है इसका प्रूफ क्या है, तो उसका प्रूफ GST है। GST के अलावा कोई और प्रूफ है?
एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, एमएसएमई आधार जो रजिस्ट्रेशन है उस पर खुलता है, वो करवाने से खोल देता है बैंक। खोल देता है। हाँ, तो उसके लिए आपको एमएसएमई में जाना के एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन वैसे करवाना वैसे सरकार ने कहा है कि आपको एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन लेना भी मस्ट है। पड़ेगा। तो अच्छा, आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो एमएसएमई में आपको मैंडेट है। मैंडेटरी है, आप करवाएंगे और उसका दे दीजिए तो करता है। लेकिन बताया ना वहां पे भी आपको बैंक से कैसे डील करना। देखिए मोदी जी ने जन धन योजना करके और हाँ, बैंक में अकाउंट खुलवा दिया, लेकिन जी आज जी, भी आपको सच्चाई ये है मेंटेन कि नहीं है। बैंक में जाने में अभी भी आज भी 40% आबादी भारत की जो है वो डरते हैं। मैं तो देखता हूँ ना बैंक क्यों डरते हैं सर? मेरे पास एक आया कि मैं देखिए ना बैंक में गया, अकाउंट नहीं खोल रहा। आप जाएंगे बैंक में तो कहेगा इंट्रोड्यूसर लाओ, ये बहुत सारा ये कॉम्प्लिकेशन है। कॉम्प्लिकेशन है। अच्छा, मैं अपने गांव, मेरा गांव है वहां पे बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, वहां जी पे जाते हैं तो मतलब खाली बैंक की प्रॉब्लम नहीं है, जनता की भी प्रॉब्लम है। किसी को स्लिप भरना नहीं आता। अच्छा अच्छा, आप जाएंगे और उसी को कहेंगे स्लिप भर दो तो वो थोड़ा टेढ़ा बोलेगा, उसको भी टाइम, उतना टाइम अपना होता अच्छा है। अच्छा, ठीक है। तो ये सब मतलब इसका रीजन कह सकते हैं, बहुत सारे रीजन है। एक तो कम एजुकेशन लेवल जो हमारा है हाँ, कम है, उसका भी हो सकता है। अगर सब कुछ आप रूल रेगुलेशन जाने तो जी कहीं जी। पे भी आप बेहतर कर सकते हैं, अगर कम जानते हैं तो मोदी आपको जी ने दिक्कत होगी। जनधन योजना तो स्टार्ट किया करप्शन तो कंट्रोल करने के लिए। जनधन योजना कितने चल रहे हैं आप देखिए ना, जनधन हाँ, योजना कितने एक्टिव हैं और कितने वो अकाउंट वो उसमें चला गया। अच्छा, सस्पेंशन में चला गया, हाँ, बंद बहुत हो गया सारे, हाँ बंद हो अकाउंट है। गए। अच्छा, तो इसमें है कि बैंक है कि हाँ आपको हाँ, ये आधार ओटी एमएसएमई रजिस्ट्रेशन से बैंक में अकाउंट खुल जाता है। खुल जाता लेकिन है। क्या है ना कि बताया ना कि लोग ना बहुत क्रेजी होते हैं, लोगों को जानकारी की कमी के कारण। अगर किसी अच्छे आदमी, जानकार आदमी से अगर कंसल्टेंसी लेते हैं तो उनका काम सही होता है। आपने पहले दिन एक कोई काम किया और पहले दिन जाके जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लीजिए, ये एडवाइजेबल है नहीं। क्या पता आपका काम नहीं चले चले और आपने नहीं। ले लिया, लेना लो और फिर उसको बंद कराओ। हम्म, अगर नहीं चला तो बंद करवाना बंद होगा। करना पड़ेगा। तो आपको पहले काम करना चाहिए। आप करंट अकाउंट अपने नाम से खोल सकते हैं। थोड़े थोड़े दिन अगर सेविंग में भी पैसे ले लेंगे तो सरकार कुछ इतना नहीं करती। अच्छा 2-4 लाख सेविंग अकाउंट में आने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। अच्छा, लेकिन लोगों को एक वो होता है मन में कि नहीं, मैं मेरा तो एक लोगो हो गया, विनोद ट्रेडिंग कंपनी ही नाम रखना है। तो ये नाम रखना है तो बैंक को भी तो कुछ प्रूफ चाहिए। प्रूफ चाहिए। तो इसमें सर विनोद भाई थोड़ा इसी इसी क्वेश्चन पे एक और क्वेश्चन मेरे पास आ गया ध्यान में कि करंट अकाउंट में और सेविंग अकाउंट में कितना पैसा ले सकते हैं? सेविंग अकाउंट में कितना पैसा? करंट अकाउंट बिजनेस के लिए होता है। हाँ, बिजनेस के करंट लिए अकाउंट होता में कोई लिमिट नहीं है, आप लेते रहिए। सेविंग अकाउंट में ज्यादा ट्रांजेक्शन करेंगे, डेली के ज्यादा ट्रांजेक्शन होगा तो बैंक वाला आपको बुला है। कितना लेगा। ले सकते हैं सेविंग अकाउंट में? बैंकों का अपना है, वो देखेगा कि कितना चेक, रोज 10 चेक लग रहा है तो वो बुला लेगा आपको कि भाई ये क्या कर रहे हो आप, क्योंकि उनको अच्छा, थोड़ा उसके बाद राइट सस्पेंसिव है, है। उसके बाद हाँ, राइट है, उसको थोड़ा सस्पेंसिव लगेगा, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, तो बुला लेगा, पूछेगा। पूछ लेगा वो, तो फिर पूछने का राइट है उसके पास। हाँ, कहेंगे आप कि मैं ये बिजनेस किया हूँ तो कहेगा करंट अकाउंट खुलवाओ, अच्छा, क्योंकि जनरली बिजनेस करंट अकाउंट से ही करना होता है। अच्छा, ये चीजें हैं। तो करंट अकाउंट में तो ये तो चीजें बड़ा अच्छा जी बताया आपने कि मतलब ये कि आपके साथ सिलेबस का पार्ट नहीं था। हाँ, नहीं, अच्छा बता दिया आपने। अच्छा, ये बताइए, तो एक तो ठीक है आपने बताया, जीएसटी से रिलेटेड का क्वेश्चन है कि मान लें कोई इसके टर्नओवर जीरो है, ठीक है, और उसको रिटर्न फाइल करना भी जरूरी पड़ता है? मान लें हमने 20 लाख नहीं आया, मैं वहीं पे किसी ऐड महीना जीरो आया मैं मेरा। वही ऐड कर रहा था वहां पे जी कि अगर किसी ने ले लिया, जी, मतलब पहले बैंक ने कहा या अपना मन है कहीं पे, मान लीजिए कि मैं टेंडर अप्लाई करना है, जी जी, मैंने कोई सर्विस इंडस्ट्री में स्टार्ट किया, 20 लाख की जरूरत नहीं है लेकिन टेंडर अप्लाई करना है तो वहां पे आपको जीएसटी जरूर चाहिए, जीएसटी ले लिया, तो फिर कोई आपका एग्जाम्पशन लिमिट 20 लाख नहीं है। 1 रुपये का भी बिल, मतलब 100 रुपये का भी कोई बिल करेंगे उसके ऊपर आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। सर्विस का 18%। किसी का जीरो रहा तब सर? जीरो रहा तो जीरो के नील की रिटर्न फाइल करनी होगी, फाइल करना ही फाइल पड़ेगा तो आपको? करना ही है, फाइल नहीं तो करेंगे ऐसा ऑप्शन है कि मेरा टर्नओवर जीरो है, नहीं, इतनी बिलिंग तो हुआ है, उसका नहीं फाइल करेंगे तो आपकी पेनाल्टी चलती रहेगी। पेनल्टी कितना देना पड़ता है सर? पेनाल्टी 50 रुपया, 50-100 रुपये देने पड़ते हैं पर डे का? हाँ, या महीने का? पर डे का पेनाल्टी चलता है, महीने का, महीने मैक्सिमम इन्होंने कुछ 2500 5000 कर दिया है कि 5000 मैक्सिमम लगेगा ऐसे। अच्छा, अगर आप जीरो फाइल नहीं किया तब? हाँ हाँ, और जीरो कोई फाइल सा भी नहीं फाइल किया तो, जो जैसे मान लीजिए कि आपका 1 लाख रुपया टैक्स बनता है और आपने नहीं फाइल किया, जी जी, तो टैक्स के ऊपर तो इंटरेस्ट चल ही रहा है, प्लस ये हम्म, नहीं फाइल करने का जो है वो। अच्छा, मतलब इसकी कॉम्प्लिकेशन है ये। हाँ, इसीलिए जब जरूरत नहीं हो तो नहीं लेना चाहिए। अच्छा, मान ले फिर ठीक है, ये तो चीजें ले लिया मान लो, और फिर इसको बंद कराने के लिए क्या क्या बंद है सर? कराने के लिए ऑनलाइन ही, ये सब कुछ ऑनलाइन ही होता है। ऑफलाइन अच्छा, कुछ कहने को तो किताबों में पढ़े तो ऑफलाइन कुछ नहीं है, जी जी, लेकिन ऑफलाइन भी बहुत कुछ होता है। आप जाएंगे यहाँ पे दिल्ली के सेल टैक्स बिल्डिंग में तो आपको इतनी भीड़ दिखेगी, पूछिए मत। अच्छा तो अच्छा, ऑफलाइन ही एक फॉर्म फाइल करना होता है, उस फाइल करके आप क्लोज कर सकते हैं। मतलब कुछ ज्यादा हाँ, कंप्लायंसेस नहीं है और इसका? क्लोज करने के बाद एक एनुअल रिटर्न फाइल करना हो तो एनुअल रिटर्न फाइल कर दीजिए। उनकी अगर कोई क्वेरी आई तो क्वेरी का जवाब दीजिए, अगर क्वेरी नहीं आई तो क्वेरी आ सकता है क्या इस पे अगर हम बंद कर रहे हैं आता तो? ही है।
बंद करने में? बंद करने में। क्यों आता है, क्यों नहीं? वो कुछ मांगेंगे कि आप क्यों बंद करवा रहे हैं, आपका ये है कुछ। भाई मेरा बिजनेस नहीं चला। हाँ तो बिजनेस वो जाके बताना पड़ेगा ना आपको, बिजनेस नहीं चला। क्या राइटिंग में लिख के देना पड़ेगा? हाँ वो क्वेरी करेंगे, वो नोटिस भेजेंगे कि ये चीज लेके आइए, ये चीज अपना बुक्स लेके आइए, अपना बैंक बुक लेके आइए। वैसे तो लोगों के लिए बड़ा दिक्कत है सुनेंगे भाई। ये बताया ना कि सरकार में कोई काम जितना लेना आसान होता है उतना ही निकलना आसान। मतलब अगर हम एग्जिट करेंगे तो एग्जिट करने का मतलब है कि हम कॉम्प्लिकेशन अपने ऊपर पाल लें। बिल्कुल आसान नहीं है, कुछ इतना आसान नहीं है। तो चीजें लोगों के लिए बड़ी दिक्कत वाली बात है विनोद भाई। क्या पता आप लकी हुए और आपने अप्लाई किया, जैसे आप 6 महीने नील का रिटर्न फाइल कर रहे हैं, हाँ, जीरो का, और आपने अप्लाई किया तो जो अप्रूव करने वाला है वो देखा यार ये तो 6 महीने से नील का ही अप्लाई कर रहा है, बेकार में परेशान हो रहा है, तो इसको अप्रूव करते हैं। अप्रूव ऐसा नहीं है कि सबको बुला ही ले, सबको नोटिस रैंडमली उठाते हैं किसी को। मतलब उसको कुछ लगेगा कि कुछ है तो कर सकता है, नहीं लगेगा तो नहीं कर सकता। मतलब मैं ऐसा नहीं कहूँ कि वो वहां जो बैठे हैं वो बेईमान बैठे हैं, बट वो नोटिस तो नहीं होना चाहिए विनोद भाई कि हम बंद करने जा रहे हैं। आपके हम अगर टैक्स नहीं दे रहे तो हमको समझ आता है। आपने आजकल सुना होगा चैट जीपीटी, हाँ, एआई, ये सब जीएसटी भी यूज करती है। सारे सरकारी संस्थानों में आजकल जो नोटिस बन रहे हैं वो एआई को यूज करके बन रहे हैं। अच्छा। अब एआई कोई चलाएगा कमांड और चलाएगा और देखेगा नहीं ये तो कुछ किया हुआ है, इसके ट्रांजेक्शन कहीं है, उसको दिख जाएगा, तो आपको नोटिस भेज देगा। हो सकता है उसको गलत दिखाओ, अब एआई सारा सही करता हो, जरूरी तो है नहीं। अच्छा। तो आप फिर अपना क्लैरिफिकेशन देंगे, फिर बंद करेगा। तो मतलब यह है कि इसमें कि मतलब मैं बताया ना कि हो सकता है कि आपका बिना कुछ किया आपने अप्लाई किया और वो बंद कर दिया, नहीं भी हो सकता है। मतलब ये जानना चाहिए लोगों को। मतलब तो ये तो मतलब कि जिसने जीएसटी लिया है तो उसके लिए एक तो बड़ी लायबिलिटी सी हो गई कि हमको बंद कराने के लिए भी हमको लायबिलिटी तभी मैं बोलता हूँ, मेरे पास कोई जीएसटी लेने आता है, मेरे पास कोई कंपनी बनाने आता है, तो मैं उसको समझाता हूँ, पहले काउंसलिंग करता हूँ कि पहले तुम्हारे लायक है कि नहीं चीज़, कि तुम करोगे या नहीं करोगे। सुनने में आया जीएसटी ले लिया तो जीएसटी का नील का भी कोई रिटर्न फाइल करेगा तो हर महीने की रिटर्न फाइल करेगा, 2 रिटर्न हुआ, एक आपका जीएसटी R1 फिर 3B। अच्छा। तो 2 रिटर्न फाइल करेगा तो कुछ पैसे लेगा, और तुम काम कुछ करोगे नहीं तो पैसे कहाँ से दोगे उसको। अच्छा, तो इसमें जिस तरीके से आज की डेट में आप ऐसा फिर ये क्वेश्चन आप अपने आप भी कर सकते हैं। हाँ। जरूरी नहीं है किसी सीए या वकील का मदद ले, अपने आप भी कर सकते हैं, बट भाई मेरे एक मिनट बताइए विनोद भाई, किसी को पता नहीं कि क्या इसकी कॉम्प्लिकेशन है बंद करने के। हाँ बहुत सारे ऐसे होता है कि बंद ही नहीं करता और सस्पेंड हो जाता है। सस्पेंड हो जाता है, फिर उसकी क्या उसकी लायबिलिटी है? नॉर्मल क्लाइंट में भी जैसे हम जितने लोगों का जीएसटी करते हैं, किसी के पास कैश क्रंच हो, अपना जीएसटी 6 महीने अगर आपने जीएसटी का रिटर्न नहीं फाइल किया तो आपका पहले सस्पेंशन में डालेगा, सस्पेंड कर देगा, और आपको 1 महीने का टाइम देगा कि 1 महीने में आप अपडेट कर दीजिए, नहीं तो कैंसिल कर देंगे। कौन, गवर्नमेंट देगी? हाँ, ऑनलाइन ही नोटिस आएगा, डिपार्टमेंट देगी। तो डिपार्टमेंट का बहुत बढ़िया है। आपका 20 तारीख को 3B फाइल करना है, 20 को नहीं किए तो 21 को आपके पास एक नोटिस आ जाएगा कि आपका 3B फाइल नहीं हुआ। हर क्वार्टरली भी जीएसटी रिटर्न फाइल होता है, मंथली भी होता है, वो एक अलग टॉपिक। हाँ, जी वो टॉपिक। मैं क्वार्टरली या मंथली दोनों की बात कर लूं। जैसे 20 को डेट है आपका, 20 को आपने अपना 3B फाइल नहीं किया, 21 को आपका एक नोटिस अपने ऑनलाइन आ जाएगा, और जैसे ही आपने फाइल कर दिया वो नोटिस ड्रॉप हो गया, आपको कुछ नहीं करना, मैनुअल इंटरवेंशन कुछ नहीं, ये बाय डिफॉल्ट आया था। वैसे ही 6 महीने अगर आपने नहीं फाइल किया तो एक नोटिस आ जाएगा, सस्पेंड कर देगा, सस्पेंड करके एक नोटिस दे देगा कि 1 महीने का टाइम है, 1 महीने में आप अपडेट कर दीजिए। जैसे ही अपडेट किया, मैं कल ही एक क्लाइंट का किया हूँ, 6 महीने का रिटर्न फाइल नहीं हुआ था, कल रिटर्न सारा अपडेट किया, अपने आप वहां से आ गया नोटिस कि आपका जो सो कॉल नोटिस था सस्पेंशन का, वो ड्रॉप किया जाता है। कोई मैनुअल इंटरवेंशन, अपने आप बड़ी इन्फॉर्मेटिव बात आप बता रहे हैं विनोद भाई, क्योंकि चीजें तो ये तो क्या है ना, ये ऐसी बातें हैं जो कई लोग करते हैं, कई लोग लापरवाही में नहीं किया, बहुत है, अभी बहुत लापरवाही लोगों ने बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए कहीं पे कहा कि गया कोई किसी दिल्ली के ऑफिस में, दिल्ली जल बोर्ड में, एक नाली का काम करना है, एक पाइप लगाना है, बोला कि टेंडर फाइल करना है, जीएसटी ले लो, जीएसटी ले लिया और काम मिला नहीं, वो भूल गया। ऐसे बहुत लोग हैं अभी पड़े हुए। तो मान ले कोई बंद नहीं कराया इसके पास, हाँ तो नोटिस आते रहते हैं, कई लोगों को नोटिस नहीं, कॉन्सिक्वेंसेस है बाद में नहीं आता रहेंगे नोटिस, आपके ऊपर सरकार का बढ़ता जा रहा है लायबिलिटी, और सरकार दिया फिर क्या होगा? सरकार तो सरकार ही है, फिर नहीं पेमेंट किया तो फिर क्या होगा? तो सरकार के पास सारे पावर है, आपको बैंक अकाउंट सीज कर देगी, जितना बैंक से पैसा होगा सीधा निकाल लेगी। अच्छा। पहले तो नोटिस देगा, नोटिस का रिप्लाई नहीं देंगे, नहीं देते। अब वो उसमें भी क्या होता है ना कि अब कोई कहे कि मेरा तो कुछ नहीं आया, किसी का नहीं आया होगा, लेकिन सरकार के पास सारे पावर है, कर सकती है सारी चीजें। ये सरकार का रेवेन्यू है, सरकार का रेवेन्यू आपने रखा हुआ है, तो आपके पास मतलब आपके हिसाब से अकॉर्डिंग टू जो लॉ है इनकम टैक्स का या जीएसटी लॉ है, तो उसके हिसाब से इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर आप ले रहे हैं, चीज को लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर आप ले रहे हैं तो आईटीआर फाइल करना बनता है तो बनता है, नहीं अगर इस चीज को आप इसको बड़ा सीरियसली लेके अगर बंद कराना चाह रहे हैं तो बंद कराएं। जो आप देखिए
किसी भी कंट्री में रह रहे हैं, जैसे भारत में रह रहे हैं, तो भारत का जो रूल रेगुलेशन है वो तो मानना ही पड़ेगा ना। हाँ, फॉलो आप करना गाड़ी पड़ेगा। चलाने जाते हैं तो ट्रैफिक लाइट पे तो रुकते ही है ना। जी, इसको फॉलो करना अब पड़ेगा। अब अगर रेड लाइट है और कोई आदमी नहीं है तो आप क्रॉस थोड़ी कर जाएंगे। जी, जी। तो ऐसे ही है। ये सही चीज़ें मतलब है कि बड़ा ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ये चीज़ लोगों को अगर ले रहा है अपना जीएसटी तो भाई उसको मेंटेन करे। मेंटेन करना चाहिए और ऑलवेज अगर समझ में नहीं आए तो किसी से सलाह लेनी चाहिए। कंसल्टिंग करे। कंसल्टिंग करके करना चाहिए और हाँ, कंसल्टेंट भी अच्छा चूज करना चाहिए अपने हिसाब से। हाँ। और क्योंकि फिर बाद में ना बड़ी दिक्कत होती है। जी, 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 जी। तो इसमें एक तो ये चीज़ समझना है विनोद भाई कि मान लें कोई अगर बंदा कंसल्टेंट को हायर किया, किसी सीईओ को ले लिया, ठीक है? और वही जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरा ये। तो मान लें कोई जीएसटी उसने फाइल किया और ओटीपी देता रहा उसके बाद, तो ये चीज़ें कोई लोग सीए कोई गलती करता है तो लायबिलिटी सीए पे आएगी या जो टैक्स होल्डर उसके ऊपर आएगी? नहीं, देखिए जो अच्छे कंसल्टेंट होते हैं वो हर महीने का रिटर्न, देखिए आपका जीएसटी जैसे मैं फाइल कर रहा हूँ, आप एक बिजनेसमैन है, आपका जीएसटी मैं जी, फाइल कर जी। रहा हूँ, तो आप जो डिटेल देंगे वही तो फाइल करूंगा, वो डिटेल मेरे पास होगा। अब इन जनरल ह्यूमन एरर की वजह से हाँ, गलतियां ह्यूमन हो एरर गई। की कोई हो सकता है, तो ह्यूमन एरर होगा, कोई हो गया तो जनरली फाइल करने से पहले पूछ लेते हैं। और फिर उसके बाद अभी जीएसटीआर 1 फाइल करने का डेट था 11th। एक जीएसटी 2 तरह का फॉर्म होता है, जीएसटीआर 1 और 3B। जीएसटीआर 1 में सपोज करिए कि आपने 1 लाख का सेल किया और 1 लाख को मैंने 10 लाख बना दिया, हो सकता है। और कोई किसी कंसल्टेंट के यहाँ जो सीए है, जरूर नहीं कर रहा हो, उसका लड़का कर रहा हो, आर्टिकल कर रहा हो, तो आर्टिकल ने 10 लाख कर दिया। अच्छा, ऐसा हो सकता है। अब 10 लाख कर दिया तो 3B फाइल करने में 1 लाख में आपको 18,000 रुपए पे करना था, 10 लाख में 1,80,000 पे करना, तो वहां पकड़ा जाएगा। तो उसका जो करेक्शन मेजर है वो कर लेगा, करेक्शन ठीक हो जाएगा। तो लायबिलिटी तो अल्टीमेटली देखिए अल्टीमेटम तो जिसका क्लाइंट का ही होगा, उसी का आएगा ना, क्लाइंट का ही होगा, क्योंकि तो उसको पता नहीं, खाली ओटीपी दे रहा है अगला बंदा। नहीं, ओटीपी दे रहा है ऐसा नहीं कह सकते। जो समझदार बिजनेसमैन होता है वो ओटीपी नहीं देता, वो बताया ना कि उसको बताएगा ना, कोई सीए अपने पास है तो 1,80,000 पे नहीं करेगा ना, 18,000 पे करेगा, उसको बताएगा 1,80,000 बन रहा है, तो क्लाइंट कहेगा भैया मेरा तो 1 ही लाख का सेल था, 18,000 बन रहा है, मतलब तो लगेगा कि गलती वही बात हो गई ना कि जो मेरा सीए है वो बड़ा बहुत रिलायबल बंदा होना चाहिए, रिलायबल नॉलेजेबल तो होना ही बंदा होना चाहिए। सेम सब सारे प्रोफेशन में से ही। आप किसी डॉक्टर के यहाँ गए, कल के आप अकाउंटेंट से भरवाए हैं, देखिए गलती कर दे वो, यहाँ तो पूछ भी सकते हैं कि, और आपके पास चेक भी है कि 18,000 के बाद 1,80,000 है, आप डॉक्टर के यहाँ जाइए, फीस तो पहले ही ले लेता है गेट पे, उसके बाद डॉक्टर साहब के पास गए, 2 मिनट में पूछा और जो दवाई लिखेगा वो भी समझ में नहीं आएगा। तो सब जगह ऐसी है क्या, और कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर जाइए। प्रॉब्लम तो उसी को होता है जिसका होता है। ये तो बड़ी वो वाली बात है कि नहीं, ये तो संभल के आदमी सीए को भी अपॉइंट करे, बिल्कुल अपॉइंट करना चाहिए। और आपका जो मैसेज बड़ा क्लियर है, अपने आप को भी हमेशा अवेयर होना चाहिए क्लाइंट को कि भाई उस ऐसे वैसे लोगों को ना उठा ले, बिल्कुल झोला छाप बंदू को उठा ले और कल के आपका गलत फाइल कर दे, इतने और आपके ऊपर एक लायबिलिटी बन जाए, और हर महीने केस बन जाए आपके ऊपर। साथ में ये भी है कि खुद भी अवेयर हो, हर महीने देखता रहे, किसी भी सीए को किए हैं या बता, खुद ही देखेगा तो खुद ही फाइल कर लेगा। खुद ही देखने का मतलब क्या है कि जैसे बताया ना कि अब किसी को 1 लाख आपने बिल किया है तो आपको तो पता ही है ना कि 1 लाख बिल किया है, जी। और किसी सीए ने आपको कह दिया कि 10 लाख बिल आपका हुआ, तो ये तो आपको समझना पड़ेगा ना। आप अगर आंख बंद करके उसने कहा 1,80,000 पे करना और आपने पे कर दिया, तो थोड़ी गलती तो आपकी भी है ना, क्योंकि आपको पे 18,000 करना था, आपको पता है कि आपने एक ही बिल काटा 1 लाख का, और आपके सीए कह रहा है 10 लाख का आपने काटा है, तो ये तो आपको भी देखना चाहिए। मेरे को इसी क्वेश्चन के ऊपर विनोद भाई का क्वेश्चन है, जो आजकल लोग यूट्यूब से बहुत कुछ, या डॉक्टर बन गए, या तो सीए बन गए, या तो अकाउंटेंट बन गए, तो ये चीज यूट्यूब से थोड़ा आप मुझे बताइए हमारे ऑडियंस को कि ये चीजें कहाँ तक सेफ है यूट्यूब से करना। मान ले आपके केसेस में बता लें, सीए की केसेस में ही, कि रिटर्न फाइल करने के केसेस में कि कोई बंदा यूट्यूब पे जाए देख ले कि कैसे कैसे फाइल करता है, वो कहाँ तक सेफ है और कहाँ तक सही नहीं है वो। देखिए मैं ये भी नहीं कहूंगा कि एकदम से सही नहीं है, लेकिन जैसे ये ब्रॉडकास्ट ही है, हमने कुछ चीज बताया, अब लोग खुद ही रजिस्ट्रेशन करने लग जाएंगे, तो रजिस्ट्रेशन करने में उसको आना चाहिए। अगर नहीं आता है और यूट्यूब से बैठ के देख ले, यूट्यूब से देख करके वो कर रहा है, तो ये ठीक नहीं है, सही नहीं है। आप यूट्यूब से जैसे गूगल में करते हैं, बुखार लगा हुआ है तो कौन सा दवाई खाएं, वो खा लें, तो वही वाली बात यहाँ भी है। यूट्यूब से देख करके कर, हाँ आपको नॉलेज है तो करिए, यूट्यूब से यूट्यूब में एक ओवरऑल ज्ञान दे सकता है आपको कि 12 लाख तक इनकम में टैक्स नहीं लगता, लेकिन 12 लाख तक के इनकम में अब रिटर्न फाइल कैसे करते हैं, वो वहां पे इतना ज्ञान। तो यूट्यूब देखिए, यूट्यूबर क्या करते हैं, यूट्यूब अपना फेम या यूट्यूब से कुछ प्रमोशन के लिए करते हैं,
वो सारा ज्ञान आपको दे देंगे तो वो खुद क्या करेगा। मतलब कट शॉर्ट में है कि ये करना नहीं हाँ, चाहिए, हाँ, वो नहीं सही नहीं करना, नहीं है। बिल्कुल नहीं करना। मैंने एक यूट्यूब पर देखा था कि हाँ। लोग यूट्यूब से डॉक्टर बन गए और हाँ, और खुद का ऑपरेशन कर खुद दिया, का ऑपरेशन कैची अंदर ही छोड़ कैची दिया। अंदर ही छोड़ तो दिया। ऐसे नहीं करना तो बड़ी खतरनाक चीजें चाहिए। हैं, बिल्कुल, यूट्यूब का बिल्कुल। नॉलेज बहुत खतरनाक नहीं, है। यूट्यूब को देख के मोटा मोटी एक दिमाग में बना सकते हैं। जी आप अपना क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं कि मैं सीए के पास जाऊंगा तो क्या क्वेश्चन पूछूंगा, ये हाँ। यूट्यूब से आपको पता चल जाएगा। बट यूट्यूब देख करके आप खुद ही अगर अपना आइडिया बेहतर है कि आप जो एडवाइस कर रहे हैं बिल्कुल ये सब ना करें, आप कोई प्रोफेशनल बंदे को ही हायर बिल्कुल करें करना चाहिए, रिटर्न फाइल करने के लिए। बिल्कुल करना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आप कुछ कर रहे हैं, जीएसटी ले रहे हैं, कंपनी बना रहे हैं, एलएलपी बना रहे हैं, तो आपको सबसे पहले बनाना है या नहीं, सबसे पहले तो इस पे बहुत रिसर्च करना चाहिए, कम से कम 8 दिन। अच्छा एकदम से आंख बंद करके जाके कुछ मत करिए, क्योंकि आगे आपको ही झेलना है। अच्छा, आप जिसकी सीए कॉम्प्लिकेशन है आगे सीए चल हायर के। करेंगे तो फीस लेगा ना, हाँ फीस लेगा, सही बात है। और काम कुछ नहीं कर रहे हैं। आप जैसे सपोज करिए नौकरी पेशा आदमी है, जी जी आपकी सैलरी 2 लाख रुपए है, हाँ हाँ और आपने एक कंपनी बना लिया, हाँ हाँ तो हाँ। कंपनी का हर साल का जो खर्चा है वो पे करना पड़ेगा। अगर उसमें काम कर रहे हैं तो पे करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर काम नहीं कर रहे हैं तो सैलरी में से पे करना पड़ेगा, तो दर्द होगा आपको। दर्द तो होगा। पहले आपको सोचना पड़ेगा कि हमको ये काम करना है या नहीं, करें या ना कितनी करें, जरूरत है। नहीं तो बेहतर है कि किसी अच्छे सीए से हाँ, वही फिर समझाएगा, काउंसलिंग कर लें काउंसलिंग कर ले तो वो बता देगा कि कि जरूरत है या उस स्टेप पे आगे बढ़े कि और ना उसमें बढ़े। उसमें भी क्या जरूरत है आपको। प्रोप्राइटरशिप में क्या पता आपका क्वेश्चन आगे हो भी कि प्रोप्राइटरशिप में करें, नहीं पार्टनरशिप है में क्वेश्चन, करें। है क्वेश्चन है हाँ, वो वाला। चलिए वहीं पे बात तो करेंगे। अच्छा मेरे को ये बताइए विनोद भाई, इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन है कि जीएसटी लेने में इतना दिक्कत क्यों आ रही है? नहीं, अभी बहुत लोगों का परेशानी। सरकार ने एक ऑप्शन दिया है कि सारे पेपर वैलिड है तो आपको 2 दिन में जीएसटी दे देंगे, लेकिन नहीं उसमें केवाईसी वाईसी के चक्कर में मैंने हाँ, महीनों महीनों सुना है, हाँ, नहीं, बताया ना कि एक फिर ऑप्शन बुला लेते हैं कि आप हाँ, जीएसटी ऑफिस आइए। हाँ, केवाईसी जो नॉर्मल जीएसटी नंबर में अभी भी वही है, एक नया ऑप्शन दिया है अभी। उसमें क्या है कि आपको 2.5 लाख तक टैक्स पे करना है, तो महीने का छोटा बिजनेस के लिए कि आपको 2 दिन में दे देगा वो। पेपर आपके सब सही होने चाहिए, 2 दिन में दे 2.5 देगा। लाख का टैक्स मतलब समझ में आया? टैक्स पेमेंट, जैसे सपोज करिए कि मतलब ऐसे कर लिए कि छोटा बिजनेस हो आपका, हाँ, तो उसके लिए आपके उसका लिए मान लें 20 लाख के अंदर ही हाँ, टर्नओवर है, नहीं 20 लाख वाले को जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है। 20 लाख से ऊपर हुआ हाँ, तो 2.5 लाख तक का टैक्स है, तो आपको कोई वो देने की जरूरत नहीं है, क्या देने की जरूरत नहीं है? डॉक्यूमेंट पूरा दिए आप, लेकिन वो प्रिंसिपली अप्रूव कर देगा, बाद में आपकी जांच करता रहेगा। अच्छा 2 दिन के अंदर उनको टाइमलाइन दिया गया, 2 दिन के अंदर जीएसटी नंबर दे देगा। अच्छा, तो 2.5 लाख का वो टैक्स देगा वो? हाँ, 2.5 लाख का टैक्स अमाउंट होगा आपको। क्या देना पड़ेगा? मतलब आपको आपका वो फॉर्म में ही जो अप्लाई करेंगे ना जीएसटी, तो उसी फॉर्म में एक डिक्लेरेशन देना है कि मेरी टैक्स लायबिलिटी 2.5 लाख से ऊपर मंथली नहीं है, और आपको नंबर मिल गया। जब 2.5 लाख से ज्यादा जब आप जीएसटी अपना रिटर्न फाइल करेंगे, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? डिक्लेरेशन वो फॉर्म में ही बना हुआ है। अच्छा, उस पे आपको 2 दिन के अंदर मिल जाएगा? हाँ, 2 दिन के अंदर मिल बाकी जाएगा। सब्जेक्ट चेक करेंगे हाँ, वो? वो चेक करता रहेंगे, कुछ जरूरत होगी तो आपको बाद में भी मांग सकते हैं पेपर, लेकिन जीएसटी नंबर मिल जाएगा आपको। अच्छा, ये कब किया है गवर्नमेंट ने? हो गया 2 महीना 3 महीना, 1.5-2 महीने पहले नया रूल लाया है कि 2 दिन के अंदर आपको मिल जाए। काफी लोगों का कंप्लेंट था कि भाई महीनों महीनों नहीं मिलता है, केवाईसी हाँ, में काफी लंबा टाइम जाता है ये चीजें। हाँ, महीनों में नहीं मिलता। पहले 15 दिन का टाइम था, अब 30 दिन का टाइम कर दिया उनको उस पे लोग चक्कर लगा रहे हैं जीएसटी ऑफिस के। देखिए जीएसटी का चक्कर लगाते हैं। जीएसटी में वैसे वो कहते हैं कि किसी को मिलते नहीं है वहाँ, हाँ, लेकिन लोग जुगाड़ निकाल लेते हैं, मिल के आकर के अपना करवा लेते हाँ, हैं। वो चीजें भी करप्शन होती है कि नहीं? अदरवाइज ये फेसलेस है। आपको अप्लाई करना है, वो क्वेरी रेज भी आपको ऑनलाइन करेंगे, आपको ऑनलाइन रिप्लाई करना है और वो जीएसटी देंगे। मुझे जीएसटी मिल जाता है, किताबों में ऐसे ही है। चलिए अच्छी बात है, अगर मिल जाए तो भाई लोगों को परेशानी ना हो। नहीं, ये आया है, लोगों को मिल भी रहा है, 2 दिन के मिल अंदर जाए तो अच्छी बात है कि लोगों का काम लेकिन अगर आपने पेपर ही पूरे नहीं दिए हैं, जैसे रेंट एग्रीमेंट लगाना है, लगाया ही नहीं और कहें 2 दिन में मिल जाए, ऐसा नहीं। पेपर पूरे होने चाहिए। रेंट एग्रीमेंट में विनोद भाई मैंने देखा है कॉम्प्लिकेशन की, रेंट एग्रीमेंट वाले जल्दी अप्रूवल नहीं करते हैं। नहीं, रेंट एग्रीमेंट केवल देना नहीं है ना। देखिए जीएसटी का आप देखें, रेंट एग्रीमेंट जैसे ये घर है, ये घर आपने रेंट पे लिया हुआ है, तो रेंट पे लिया हुआ या नहीं उसको कैसे रेंट एग्रीमेंट, तो जाइए किसी दुकान में, जो फोटोकॉपी की दुकान में वो रेंट एग्रीमेंट बना, किसी के घर लाल किला का रेंट एग्रीमेंट आप बना, जी, तो उसको कैसे मानेंगे? तो उसके लिए क्या है कि जो मकान मालिक है उसका प्रूफ एक देना है कि इस मकान का वो मालिक है जिसने रेंट एग्रीमेंट किया है, वो एक प्रूफ देगा, जैसे बिजली बिल देगा, पानी का बिल देगा, प्रॉपर्टी टैक्स देगा उस पे, और एक एनओसी देगा कि ये जावेद भाई को जीएसटी इस प्रॉपर्टी पे लेने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं, ये देंगे तो मान ले। मैंने सर इसी का सुना है रेंट एग्रीमेंट का ही लेके कि ऑनर का केवाईसी मांग लिया, तो ऑनर का केवाईसी मांग लेता है। वो ज्यादा बदमाशी करते हैं, मांगने का पेपर के सामने आया हमारे, इतना ही मांगना है कि ऑनर को ये प्रूफ करना है, मतलब आप ही प्रूफ करेंगे, ऑनर को प्रूफ नहीं करना, आप प्रूफ करेंगे कि ये घर उसी ऑनर का है जिसने रेंट एग्रीमेंट बनाया। लोग के ऑनर बोले कि मैं एनओसी नहीं दूं तो
तो नहीं दूं तो क्यों लेंगे? नहीं मिलेगा फिर। मेरा घर है और मैं नहीं चाहता हूं कि आप मेरे घर पे जीएसटी आप रहिए, आप कमर्शियल एक्टिविटी मत करें आप। क्योंकि आप देखिए कमर्शियल एक्टिविटी वो घर में लिखना होता है, रेसिडेंशियल के लिए है, कमर्शियल के आपने लिया रेसिडेंशियल के, आप जीएसटी नंबर ले रहे हैं, तो मैं क्यों अलाउ करूंगा? मैं मालिक मान लो हूं। कल को सर अगर वो ले लिया किसी वजह से थर्ड अब मतलब ऑटो में जाके यही सब या शॉर्टकट में जाके, देखिए सरकार सब कुछ गलत नहीं करती। अच्छा अच्छा, यही चेक करने में देर लग जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये एनओसी बिजली बिल सब आपने फर्जी लगा दिया है। मकान मालिक चाहता ही नहीं। पॉइंट होता है इस पे? कुछ फिजिकल होता चेक होगा करते हैं, उनका, वो फिजिकल कुछ होता होगा। हाँ आजकल तो वहां से आदमी भी आ सकता है आपके पास। जो ये जो फास्ट अप्रूवल का जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अलावा जो नॉर्मल अप्रूवल है, वहां से आपको वेरिफिकेशन। सर ये बताइए, अगला ने किसी तरीके से करा लिया, फर्जी वर्जी देके किसी तरह से करा लिया, वो चेक नहीं हुआ, मान ले हो गया, अप्रूवल कर दिया, हाँ, उस केस में फिर ऑनर सफर करेगा सर? करता ही है। बहुत सारे केस में ऐसे होते हैं कि फर्जी मतलब क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन फर्जी लिया, काम भी फर्जी करेगा। वो फर्जी काम कर रहा है, बिलिंग का काम कर रहा है, तो ऑनर को लायबिलिटी आएगी। जब वहां से आता है, बाद में काम कर लिया 10 करोड़ का, बाद में आया तो वो आदमी तो है नहीं, यहाँ आया तो देखा यहाँ तो कोई और रह रहा है, मतलब तो लायबिलिटी ऑनर के ऊपर आएगी। इस घर पे आपका विनोद वर्मा ने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ रहा, जावेद भाई रहे हैं, और अगल बगल से पूछा तो बोले विनोद वर्मा तो यहाँ कभी रहा ही नहीं। अच्छा, तो फिर कॉम्प्लिकेशन बढ़ता है। तो इसी को ठीक कर, मतलब सरकार बताए ना, सरकार अपने हिसाब से सही करती है। कॉम्प्लिकेशन क्या होता है सर? ऑनर के ऊपर क्या है कॉम्प्लिकेशन, जानना था आपसे। ऑनर को 4 बार बुला लेगा, क्योंकि आपके प्रॉपर्टी के ऊपर लीगल लायबिलिटी तो नहीं बनेगी उसकी? नहीं बनेगी, लेकिन परेशानी तो हो गई ना, हरासमेंट हो सकता है। हरासमेंट हो सकता है। देखिए क्या है ना कि आप जीएसटी का कमिश्नर होइए जी, या जीएसटी का डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, जो भी होइए, हाँ। आपको क्या लगेगा, क्या पता ये मालिक जो है जावेद भाई भी मिला हुआ होगा विनोद वर्मा से करवाने में, क्योंकि आप समझ, सरकार का रेवेन्यू का नुकसान हुआ 1 करोड़ का, तो मैं हूं तो मैं क्या सोचूंगा कि जो किया है उससे जावेद भाई मिले हुए होंगे, तो मुझे तो चेक करना पड़ेगा ना कि आप मिले हुए हैं या नहीं। जब ये प्रूव हो जाए कि आप मिले हुए नहीं है, किसी ने सही में फर्जी किया है, तो फिर आप बच गए, अदरवाइज आप भी इन्वॉल्व हैं तब तक। अच्छा, मतलब ये है तो ये कॉम्प्लिकेशन बड़ा, इसीलिए ये चेक करते हैं, बड़ा संभल के करे चीजें। अच्छा विनोद भाई, एक और क्वेश्चन इसके बाद आया है मेरे पास कि प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप या एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड, ये 4 तरह की कंपनियां होती है। तो कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, तो इसमें कोई बहुत चाह रहा है कि नहीं मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, थोड़ा मेरा एक स्टेटस सिंबल बने, और हम देखा है कि लोगों को कि मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड की लायक कंपनी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग ले लेते हैं। तो आपका क्या एडवाइजेबल है कि प्रोप्राइटर लेना चाहिए, पार्टनरशिप लेना चाहिए? किसी भी काम के लिए कोई लायक की जरूरत नहीं है। आप प्रोप्राइटरशिप में 50 करोड़ का काम कर सकते हैं मैक्सिमम, नहीं मिनिमम 100 करोड़ का भी कर सकते हैं। अच्छा, कोई लिमिटेशन नहीं है कि नहीं कर सकते। एलएलपी में भी कर सकते हैं, पार्टनर एलएलपी और पार्टनरशिप कुछ अलग नहीं है, एक है दोनों एक है। पार्टनरशिप जैसे समझ रहे हैं, 2 या 2 से ज्यादा लोग पार्टनर बन के करेंगे, ले लेंगे। पार्टनरशिप को ही एक लीगल फॉर्म बना दिया, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, उसके अंडर आप रजिस्ट्रेशन करवा लें तो वो एलएलपी कहलाता है। एलएलपी होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अच्छा, तो एलएलपी हो गया। पार्टनरशिप का ही लिमिटेड लायबिलिटी, वो मतलब वो रजिस्टर्ड है, दूसरा नाम है, वो रजिस्टर्ड है, ये बिना रजिस्टर्ड पार्टनरशिप, दोनों में ज्यादा मतलब वो रजिस्टर्ड हो गया तो सारे जो फॉर्म वॉर्म फाइल करके सरकार को बताना है कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। पार्टनरशिप में कुछ फॉर्म फाइल नहीं करना है, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। तो फिर एलएलपी क्यों दिया है, किस लिए? इसलिए कि एलएलपी की वैलिडिटी सब लोग मानते हैं कि हाँ ये फर्म है। पार्टनरशिप को कई लोग मानते ही नहीं है। क्यों नहीं मानते? कहीं कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है ना। पार्टनरशिप, नॉर्मल पार्टनरशिप भी 2 तरह के चल रहे हैं मार्केट में। अच्छा। एक है कि केवल 500 रुपया का आप स्टैम्प पेपर पे एक पार्टनरशिप डीड बनाइए और बना करके और नोटरी करवाइए, और नोटरी करवा के आप पैन कार्ड अप्लाई कर दीजिए, आपका पार्टनरशिप इजी हो गया लेने के लिए। तो लेकिन अब उसको लेकर के जाएंगे ना बैंक में, तो वो कहेगा नहीं हम इससे नहीं खोलेंगे बैंक अकाउंट, आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लाइए। एक हुआ कि उस पार्टनरशिप डीड को आप रजिस्टर कर दिया, एसडीएम ऑफिस में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाइए। अच्छा, तो वो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप होता है। तीसरा हुआ एलएलपी। अच्छा, तीनों का फंक्शन एक ही जैसा है, 2 से अधिक आदमी मिलकर के ये काम कर सकता है। एलएलपी क्या है कि सरकार के पोर्टल पे जैसे कंपनी रजिस्टर्ड होता है, वैसे एलएलपी का पहले नाम, मतलब ये ऑथेंटिकेट हो गया, ऑथेंटिकेट हो गया बस एलएलपी। हाँ, तीनों का पैन अलग होता है। इंडिविजुअल और पार्टनरशिप में क्या हो, इंडिविजुअल में आपका जैसे जावेद नाम है तो आपका एक पैन कार्ड है, उसी पैन कार्ड से काम चलेगा। आप जावेद इंटरप्राइजेज बना लीजिए, आप जावेद कुछ बना लीजिए, पैन कार्ड वही रहेगा। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कौन बढ़िया है? सब बढ़िया है, मैं बता ना, कोई नहीं है। आपको जैसे अब मुझे मान लिया सर मेरे को आपको काम देना है, ठीक है, मेरे पास 4 कंपनी आई, एक प्रोप्राइटरशिप आई, एक पार्टनरशिप आई, एक एलएलपी आई, एक प्राइवेट लिमिटेड आई कंपनी आई, तो हम किसको प्रेफर करेंगे? ऑब्वियसली प्राइवेट लिमिटेड को करेगा,
लेकिन अब कोई टेंडर हमने यहाँ पे तो मसला आ गया ना कि हम भाई स्टेटस वाली बात आ गई स्टेटस और ऑथेंटिकेट वाली बात आ गई। पार्टनर्स देखिए, या तो एलएलपी को देगा या प्राइवेट लिमिटेड को देगा, क्योंकि बाकी जो दोनों है, दोनों में थोड़ा स्टेटस कम है, लेकिन काम करने में कहीं रोक नहीं है। जैसे मुझे केवल एक ट्रेडिंग करना है, खारी बावली से किसानों से गेहूं लेना है और खारी बावली में जाकर बेचना है। कोई हमको कहीं टेंडर अप्लाई नहीं करना, कुछ नहीं करना, तो क्या हम मतलब जिसके पास बड़ी कंपनी, बड़ा फर्म का काम करना है, क्योंकि लोगों को देखिए विश्वास करने का, जैसे क्या होता है ना कि एक मैं जाऊं कहीं पे और एक रिनोन आदमी कहीं पे जाए जिसका नाम है, वो बैंक में जाएगा। जैसे मैं बताया ना, मैं बैंक में जाता हूं तो मेरा काम कहीं पे भी हो जाता है। मैं लिखूंगा ना तो मेरा हाथ ये हिलता है मौसम से। अच्छा, तो भी मैं जाता हूँ, सामने गया और एक बार में मेरा पैसा निकल जाता है। कोई दूसरा आदमी जाएगा तो उसको 5 बार परेशान करेगा। तो जैसे वो जानता है ना कि मैं सीए हूं, तो थोड़ा सा उसको लगता है कि यार इसको सब रूल रेगुलेशन मालूम है। अच्छा। वैसे एक रिनोन आदमी जाएगा, एक जिसको सब लोग जानते हैं, वो जाएगा तो तुरंत काम हो जाएगा, क्योंकि उसको जानता है, उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि ये आदमी ये है। मुझे प्रूफ करना पड़ता है कि मैं विनोद वर्मा हूँ। ये अंतर होता है। वैसे एलएलपी में क्या है, वो प्रूव्ड है, प्राइवेट लिमिटेड में प्रूव्ड है, प्रोप्राइटरशिप में प्रूव नहीं है। तो थोड़ा सा तो होता है ना, जैसे आप इंटरनेशनल कोई काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करना है, तो एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए। तो थोड़ा ज्यादा होता है। अच्छा, मतलब ये है कि ये डिपेंड करता है कि अगर आप काम बड़े लोगों के साथ है, काम जैसे बड़े लोगों के साथ काम, अगर मेरे से कोई पूछने आया कि मुझे क्या करना चाहिए, एक कह रहा है कि मुझे छोटा मोटा काम स्टार्ट करना है, तो मैं उसको सलाह दूंगा कि प्रोप्राइटरशिप में थोड़े दिन करो। अगर काम तुमको समझ में आए, 6 महीना में मैं काम कर सकता हूँ, तो प्राइवेट लिमिटेड बना लेना या एलएलपी बना लेना। सुनने में आया 6 महीना में ही तुम टाइम फिश हो गए, कुछ कर नहीं पाए, तो फिर बैक टू पेविलियन हो जाना। और एक बार एलएलपी बना लिए तो बनाने के बाद उसके, ये तो मेरे समझ में आ गया विनोद भाई, लेकिन कई लोग इतना रिक्वायरमेंट नहीं है अपने आप को दिखाने के लिए कि मेरे पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। वहाँ पे इसमें क्या है, जैसे जीएसटी में बताया, यहाँ भी बहुत है। आप समझिए इतने क्या कॉम्प्लिकेशन क्या है, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है इसके? प्राइवेट लिमिटेड में आपको ऑडिट करवाना है अकाउंट्स का। तो आपके पास लायबिलिटी बढ़ गई ना। हाँ, ऑडिट करवाना है अकाउंट, मतलब इनकम टैक्स और आरओसी, ये दोनों बाय डिफॉल्ट डिपार्टमेंट आपको झेलना है। अच्छा। जीएसटी तो तब झेलना है जब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेंगे। हाँ। वो जरूरी नहीं है, वहां पे भी टर्नओवर का इसमें जो कंप्लायंसेस है, जो कॉम्प्लिकेशन बताया आपने कि ऑडिट करवाना पड़ेगा। ऑडिट करवाना पड़ेगा। अच्छा। आईटीआर फाइल, ऑडिटर अपॉइंट करना है, और आरओसी में 3-4 रिटर्न फाइल करना है, इनकम टैक्स में करना है। तो ये सब और ये आपकी लायबिलिटी बढ़ गई अगर आपका रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जैसे आपको कोई काम नहीं है और आपने बना लिया, तो हर साल के आपके 20-30 हजार रुपए खर्चा होंगे। साल के 30 रुपए आपका लायबिलिटी आ गया। मिनिमम है, ज्यादा भी हो सकता है, 50 हजार भी हो सकता है कम से कम। हाँ। और अगर आप और काम ही नहीं करना है, तो आप पहले स्टार्ट कर लीजिए, प्रोप्राइटरशिप से करके देखिए। अगर काम आपका चल रहा है तो पे करने में दिक्कत नहीं, फिर तो आपको 50 हजार क्या, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख बाद में आप इसको कन्वर्ट कर लें। कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या इसका प्रोसीजर कन्वर्ट करने का? कन्वर्ट कोई प्रोसीजर नहीं, कन्वर्ट जैसे प्राइवेट लिमिटेड में सुनते हैं कि 2 लोग होना जरूरी होता है। 2 लोग नहीं है, उसको वहां भी कंपनी एक नया इंट्रोड्यूस किया सरकार ने, काफी दिन हो गए। अच्छा। उसको बोलते हैं ओपीसी। अच्छा। 1 पर्सन कंपनी। ये इंडिया के बाहर काफी था, इंडिया में भी अभी बहुत पॉपुलर नहीं हुआ है। जी। लेकिन है, प्रोविजन है कि आप ओपीसी बना सकते हैं। 1 पर्सन कंपनी। ओपीसी क्या था? 1 पर्सन कंपनी, जिसमें 1 पर्सन। हाँ, 1 पर्सन, एक बंदा ही हैंडल करेगा। उसमें काम करने के कुछ लिमिटेशंस है। फिर टॉपिक आपका बहुत लंबा, मतलब 1 पर्सन का है। एलएलपी जैसे बनाया वैसे ही उसी समय एक 1 पर्सन कंपनी लेके आए, एक नॉर्मल कंपनी। नॉर्मल कंपनी में भी देखिए स्मॉल कंपनी होता है और नॉर्मल कंपनी होता है। कंपनी में भी जितना कम बिजनेस कर रहे हैं तो स्मॉल कंपनी है। स्मॉल कंपनी के कुछ बेनिफिट्स सरकार ने दिए हुए हैं, वो बेनिफिट्स आप इंटाइटल होते हैं। अच्छा। टर्नओवर बढ़ गया तो आप सर, इसमें एक चीज आप नहीं बता रहे हैं विनोद भाई, प्राइवेट लिमिटेड में सबसे बड़ा जो फायदा जो हमें दिखा है, जो मेरी नॉलेज बता रही है, कि आपका जो आरओसी है, जो नेम है, वो प्रोप्राइटरशिप में कई लोग ले सकता है। मान ले अगर खाली नेम के लिए, जावेद के नाम से कंपनी है कोई, खाली नाम के लिए लेना है तो आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवा लीजिए। रजिस्टर्ड हो गया, आप प्रोप्राइटरशिप में करके ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लीजिए। ऐसा है पॉसिबल? खाली नाम के लिए अगर लेना है तो नहीं, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में है तो आरओसी तो एक ही रहेगा ना। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तो नाम आपका हो ही गया। जावेद प्राइवेट लिमिटेड आपने बनाया, कोई दूसरा कोई जावेद प्राइवेट लिमिटेड नहीं बनाया, वहां तो हो ही गया। अगर बहुत बड़ी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू है, देखा जाए तो है, लेकिन कोई काम ही नहीं कर रहा है, 10 साल तक कोई काम ही नहीं कर रहा है, उसकी कॉम्प्लिकेशन है। उसकी एक तो फायदा, प्राइवेट लिमिटेड का बहुत बड़ा फायदा ये दिख रहा है। नहीं, वो एलएलपी में भी अगर आपने ले लिया जावेद एलएलपी, अच्छा, तो वो आपका वो प्रोप्राइटर पार्टनर में नहीं है। हाँ, वो दूसरा फिर जावेद एलएलपी के नाम से दूसरा नहीं बनेगा। वहां पे भी नाम, क्योंकि नाम तो वही दे रहा है ना, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, वहीं से एलएलपी का भी नाम है। तो मतलब कोई दूसरा बंदा नाम इसको नहीं यूज कर सकता, सेम नाम नहीं ले सकता। लेकिन पार्टनरशिप में और प्रोप्राइटर में, पार्टनरशिप में तो पता है ना, इसीलिए तो बैंक भी वापस करता है
क्योंकि आप एक नाम से कितना भी बना लीजिए, जाकर के 500 रुपए का स्टैम्प पेपर ही तो लेना है जी जी और जाकर के खोल लीजिए। इसको। पैन कार्ड बनाने में ऐसा चेक नहीं है। जैसे विनोद वर्मा नाम के हिंदुस्तान में 5000 लोग हो सकते हैं, सबका पैन कार्ड होगा। जी जी जी। अच्छा, मतलब ये है कि भाई ये आपके लिए बेनिफिट भी मतलब है, बेनिफिट है, बेनिफिट नहीं भी आदमी है। को सोचना चाहिए कि हमको जरूरत क्या है, जरूरत आपका रिक्वायरमेंट के ऊपर हाँ, डिपेंड करता है। रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड। इसके लिए भी आदमी को काउंसलिंग करनी चाहिए, अपने सीए से, एडवोकेट से, जो भी हो उनसे सलाह लेने से लेना पहले चाहिए। काउंसलिंग कर हाँ, ले, सलाह लेकर के और फिर बनाया तो ज्यादा लेने से बेहतर। पहले काउंसलिंग कर ले इसके ऊपर। ऐसे ही जा करके आजकल क्या है ना, बड़ी दिक्कत ये है, जैसे आपने यूट्यूब बताया ना, हाँ हाँ वैसे ही बीच में बहुत सारे इंडिया मार्ट वगैरह ये जो ऑनलाइन जी 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 पोर्टल है ना, जी जी जो आपको कहेगा 5000 में कंपनी बना देंगे। हाँ तो जैसे ही एक मैं कई लोगों को देखता हूँ, स्पेशली सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हाँ वो बैठे हैं, काम कर रहे हैं, और फोन किया, देखा उसके मोबाइल पे आया कोई ऐड, देखा 5000 में कंपनी बन रही है, चलो ये वाला नाम बढ़िया दिख रहा है, इस नाम से एक कंपनी बना लो, अच्छा। और कंपनी बना के सो गए। 5 साल बाद पता चला कि उसमें तो अब क्लोज करवाने में 5 लाख रुपए खर्च हो ओ गए। माय गॉड, 5 लाख रुपया किस हाँ, बात का? क्योंकि कुछ नहीं किया ना आपने, ना तो आपने उसका फॉर्म फाइल किया कोई, ना आपने ऑर्डर अपॉइंट किया, तो सब कुछ ठीक करने में 5 लाख रुपए लग जाएंगे आपको। बड़ा बड़ा ये तो बहुत तो इससे बचना चाहिए, बहुत नुकसान है ये तो। बहुत बड़ा नुकसान, बहुत सारी ऐसी हैं। बीच में आया था एक बार, आपने सुना होगा, मोदी जी ने 2 लाख कंपनियों को बंद कर दिया। ऐसी कंपनियां थी जिसके कुछ नहीं हो रहे थे तो बंद कर दिया। उसमें कुछ लकी लोग थे जिनका बंद हो गया, तो उस बिना पैसे का बंद हो गया। अच्छा। लेकिन अदरवाइज आप बंद करवाने जाएंगे तो इसमें जेल भी होती है? ये हो सकता है, वो तो देखिए सबसे लंबा लास्ट है, जेल, मतलब लास्ट है। जो काम फीस और पेनाल्टी से हो सकता है उसमें जेल। अच्छा, मतलब ये बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। जेल जनरली तब होता है जब आपने फ्रॉड किया। फ्रॉड ये किया। फ्रॉड तो नहीं है, तो तो इतना मेरे छोटा के काम हिसाब से विनोद भाई है कि बहुत बड़ा ही कॉम्प्लिकेशन है। बिल्कुल कॉम्प्लिकेशन है, बिना सोचे ये और सब काम करना ही नहीं चाहिए। करना करे, खाली ऐसा ना हो कि मैं नॉलेज पानी पी कम, हाँ अगर नॉलेज की कमी है तो ऐसा ना करें, है कि नहीं? मैं बताया ना कि बहुत यंग जनरेशन में बहुत प्रॉब्लम है। हाँ। एक मेरा क्लाइंट है जी, जो आईटी में काम करता है, उसके हर साल 2-3 लाख रुपए F&O में, शेयर बाजार के F&O होता है, उसमें लॉस होता है। मैं पूछता हूँ कि यार तुम्हारी सैलरी इतनी अच्छी है, 5-6 लाख कमा लेते हो, तो ये हर साल लॉस क्यों करते हो? हर साल ही होता है। बोला सर क्या करूं, कोई काम से जब थोड़ा फुर्सत मिलता है तो उंगली चलाने के लिए F&O कर लेता हूँ। अच्छा चलो, मैं कहा कुछ और कर लिया करो, गेम खेल लिया करो, ये नुकसान क्यों करते हो? अच्छा, तो ऐसे भी लोग हैं, मैं एग्जांपल आपको बता, मतलब बैठ के नुकसान कर रहे हैं, नुकसान कर लिया अपना शौक से, चलो मैं F&O कर रहा हूँ, और नुकसान कर लिया। अच्छा, चलिए, मतलब एक सभी लोग हैं, इस तरह के लोग हैं। अच्छा सर विनोद भाई, ये बताइए, आईटीसी जो है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ये भी जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, तो इसमें जो लोगों का, मान लीजिए B2B किया, बिजनेस टू बिजनेस, मान लीजिए किसी सेलर ने इंडिविजुअल किसी को सेल किया, तो इंडिविजुअल को तो कोई फायदा नहीं है इसमें इनकम टैक्स क्रेडिट में, तो अगला तो बंदा टैक्स दिया, उसको कोई फायदा नहीं हुआ। देखिए आपने दोनों बात कहा जी, लेकिन दोनों बात आपको शायद समझ नहीं आया। B2B क्या होता है, B2C क्या होता है? B2C होता है बिजनेस टू कंज्यूमर, मतलब एंड यूजर। तो B2C चला गया, ये मोबाइल मैंने खरीद लिया अपने यूज के लिए, ये B2C हो गया। B2B होता है कि एक रजिस्टर्ड पर्सन दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को बेचेगा, मतलब उससे ये खरीदा, ये भी आगे बेचेगा। मतलब BTC को ITC नहीं मिलेगा। B2C को ITC क्यों मिलेगा? क्योंकि हर जगह ITC मिलता रहेगा, सरकार को पैसा कहाँ मिलेगा? ITC मतलब क्या समझ रहे हैं कि ये मोबाइल बना, 10 रुपया पे किया मोबाइल कंपनी ने, और जिसको बेचा डीलर को, वो उस 10 रुपए का ITC ले लिया, तो सरकार को तो कुछ मिला नहीं, वो तो ITC ले लिया। तो अल्टीमेटली जब मेरे पास आया तो सरकार को पैसा मिला। तो सब कोई भी आइटम बना है, मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, उसको B2C में जाना है अल्टीमेटली, तभी सरकार को पैसा। गवर्नमेंट में मतलब इसको इंडिविजुअल को फायदा नहीं होगा, ये है कि आपको नहीं फायदा, मतलब वो जाके कॉस्ट बन गया एक लेवल पे, जब B2C को गया। जैसे इसका मान लीजिए इस मोबाइल का 50,000 रुपया कॉस्ट है, इस पे 5,000 रुपया टैक्स GST लग गया, तो मेरा कॉस्ट कितना हुआ? 55। मैं कितना बोलता हूँ, मतलब यही बोलता हूँ ना, 55,000 का। लेकिन B2B में ये 50,000 का था, 5,000 ITC मिल गया, 5,000 ITC मिल गया, तो B2B वालों को फायदा है इसमें। नहीं, फायदा नुकसान नहीं है, वो उसको फायदा क्या है? उसको तो 50,000 में खरीदा और अपना 500 रुपए का रिफंड बोले, नहीं रिफंड नहीं है ना। अच्छा, 50,000 का खरीदा, देखिए उसने दिया 50,000, एक एग्जांपल समझिए, 50,000 प्लस 5,000 GST का, उसने आगे बेचा 51,000 प्लस 5,000 GST का, तो 56,000 मिले, लेकिन उसके 1,000 है। अच्छा, 5,000 GST वहां पे करके आया था, 55,000 पे करके आया था ना, यहाँ 56,000 मिले, तो वो 5,000 इसको GST का मिल गया, उसमें ये फायदा हो गया। तो उसको केवल प्रॉफिट कितना हुआ? 1,000 का प्रॉफिट, उसको कोई फायदा नहीं कहेंगे। फायदा तो GST में ऐसे कोई फायदा थोड़ी है। B2B एक जगह पे करके आ रहे हैं, तो आगे से आप मतलब बात तो घूम फिर के वैसे ही हो जाती है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा B2B में ये है कि फॉर टाइम बिंग आपको रिलैक्सेशन मिलता है। हम बताया ना, B2C में नहीं है, डबल टैक्सेशन नहीं होता। डबल टैक्सेशन नहीं होता।
मतलब मैं पे करके भी आया और फिर हमको आगे पे करना पड़ा, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। अच्छा, इसी क्वेश्चन में विनोद भाई मान ले B2B क्वेश्चन है ये, मान ले हमने आप सेलर हो, आपने मुझे बिल किया, ठीक है, और आपने हमसे टैक्स ले लिया, GST ले लिया 18%, 1 लाख पर 18,000 ले लिया, आप जाके वहाँ पे फाइल नहीं करते, रिटर्न फाइल नहीं करते, तो फिर तो हमें तो ITC मिलेगा नहीं। तो उस केस में हम क्या करें? उस केसेस में हम क्या कर सकते हैं? सरकार ने, गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्शन लेती है? सरकार ने बहुत सारा किया है। अभी एक ई इनवाइसिंग सिस्टम है। अच्छा, ई इनवाइसिंग को मैं ऐसा मतलब पर्सनली ऐसा कह रहा हूँ, एक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ई इनवाइसिंग को अभी पूरा एप्लीकेबल नहीं हुआ है। ई इनवाइसिंग का मतलब ये होना चाहिए कि जैसे मैं ये मोबाइल खरीद के आया कहीं से, और मोबाइल खरीद के आया और उसके बाद B2B का ही खरीद के आया, ठीक है, मोबाइल खरीद के आया और उसने ई इनवाइसिंग किया, तो जैसे TDS काटता है ना, और फट से जैसे मेरे अकाउंट में आ जाना चाहिए कि हमने 50,000 का मोबाइल खरीदा, 5,000 टैक्स के नाम पे दिया, तो उसमें पता चल जाए कि वो चढ़ा दिया। ठीक है। अब वो नहीं अगर अपना GST का रिटर्न फाइल किया तो GST डिपार्टमेंट जो है वो आपको ही बुलाएगा, उसको ही बुलाएगा। मुझे क्यों बुलाएगा? हमें दे दिया पैसा दे दिया, लेकिन वो कहेगा ना कि आपने जो खरीदा है उसके ऊपर पीछे से टैक्स नहीं मिला, सरकार को तो नहीं मिला ना भाई। तो हम क्या करें? हमने तो ले लिया, तो वो आपको बताना पड़ेगा और आप प्रूफ करेंगे जाकर के कि मैंने पूरा पे किया, मेरा परचेज जो है जेन्युइन है, ये बैंक से मेरे पैसे मतलब गए। कि अगर अगला बंदा जो कर रहा है उसके लपेटे में हम भी आ जाएं। हाँ, कोई चोरी किया है तो उस लपेटे में तीन लेवल तक लपेटे में आ सकते हैं। 3 लेवल तक? उससे बचने के लिए फिर क्या करे अगला बंदा? उसके बचने के लिए हम क्या बच करें? इनकम टैक्स में भी ऐसे ही है, कुछ नहीं है। वो कहते हैं बोनाफाइड बायर से आप परचेज करिए। मतलब आप समझिए कि अगला चोर है तभी तो आपको भी बुला रहा है, क्योंकि आप B2B कर रहे हैं। B2B का मतलब क्या हुआ? B2C वाले को तो बुलाता ही नहीं ना, कंज्यूमर को कोई नहीं बुलाता। जी। B2B को बुला रहा है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस, मतलब आप भी डीलर हैं, वो भी डीलर है। तो जिस डीलर से परचेज कर रहे हैं उस डीलर के बारे में आप जानते हैं, सरकार कहती है मेरे से ज्यादा बढ़िया आप जानते हैं, तो आप पहले जानिए उसको फिर परचेज करिए। अच्छा, मतलब आप चोर से क्यों परचेज कर रहे हैं? उसके साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो संभाल के कर रहे हैं। आपने माल खरीदा, आपने पे किया और आप कह रहे हैं वो चोर निकल गया, तो आप भी उस चोरी में शामिल है। क्या पता, मतलब बताना हम कंप्लेंट नहीं कर सकते। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया था घर वाला, वैसे ही है वो। सरकार ये मानती है कि उसने जो चोरी किया उस चोरी में क्या पता आप भी सहभागी हैं। तो ये तो बताइए विनोद भाई, अगर मान ले चीजें आपने जमा नहीं किया, मेरे को मालूम पड़ गया, कल हो के आपने कॉम्प्लिकेशन बताया, तो कल हो के हम कंप्लेन नहीं करें? एक ही महीना में पता चल जाता है ना। अगर जमा नहीं किया है तो आपके देखिए, जैसे ही GSTR1 फाइल किया, आप समझिए GSTR1 फाइल किया, सरकार ने बहुत सारे आप विंडो, मतलब GST अब काफी अच्छे मोड पे आ गया है। GSTR1 क्या होता है? GSTR1 में मैं अपना GSTR1 फाइल कर रहा हूँ तो मैं अपना सेल दिखाऊंगा, और आप मेरे B2B के कस्टमर हैं, तो आपको 13 तारीख के शाम में, 14 तारीख मान लीजिए, 14 तारीख को सुबह देखेंगे तो आपके 2B में वो आ जाएगा, 2A में आ जाएगा कि मेरे से जो माल परचेज किया था 1 लाख का, वो आ गया या नहीं आ गया। अच्छा, नहीं आया तो आप बोलिए ना सामने वाले को। और नहीं किया तब भी जाके वो नहीं हमारा आप देख लिया हमने कि नहीं किया है, कल हो के हम गए उसके बाद भैया आप रिटर्न फाइल करो। नहीं क्यों करेगा वो? बताना कि बात बन रही कि अगर नहीं करता है तब तो केस में क्या करेंगे? नहीं करेगा तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि हमने पे किया है। किसको? गवर्नमेंट को? हाँ, मतलब आपके पास जब नोटिस आएगा तो पे। अगर नहीं आया, देखिए हर एक केस में नोटिस, एक छोटा सा मेरे ऊपर नोटिस आ जाएगा, आपको भी आएगा अगर अगला रिटर्न फाइल नहीं करेगा तो। अच्छा, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि मैं बोनाफाइड हूँ, मैंने ये सामान पे करके GST परचेज किया। मतलब आपका कहना है कि अगर किसी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लेकिन बताना कि अभी क्या है कि सपोज करिए कि उसको भूल से छूट गया हो आपका बिल, मतलब मैंने 10 मिस्टेक हो गया, 10 बिल काटा था, 9 बिल गया, तो एक आपका नाम नहीं है, आपने मुझे फोन किया, तो GS3B फाइल करने से पहले हमको करेक्शन करने का एक ऑप्शन दिया है, तो वो मैं करेक्शन करके आपका उसमें डाल दूंगा बिल। अच्छा, मतलब वो ऑप्शन तो बाय मिस्टेक वाली बात है ना, चीजें मान लेगा कोई जानबूझ के करता है, कोई चोरी है तो सरकार ये कहती है कि क्या पता उस चोरी में आप भी शामिल हैं। मतलब सीधा देखिए, ये तो नॉर्मल केस है ना। आप पुलिस में भी देखें तो 5 लोगों का नाम आया, मतलब जो जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा जाके ना गवर्नमेंट को। आप देखिए एक एक्सीडेंट होगा तो जो वहां पे खड़े हैं उनको भी पूछताछ करता है ना, पूछताछ के लिए। तो यहाँ पे भी ऐसे, मतलब अगर आप पैसा भी आप समझिए B2B परचेज कर रहे हैं, मतलब बिजनेस टू बिजनेस, आप दोनों का बिजनेस सेम है और आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं, और वो चोर है, मतलब तो आपको क्यों नहीं पता चला कि चोर पैसा भी दें और जाके हम कॉम्प्लिकेशन आप अपने तरफ से कर रहे हैं। आप डिपार्टमेंट की तरफ देखिए कि डिपार्टमेंट ये करे कि आप उससे माल परचेज कर रहे हैं रेगुलर और आपको पता नहीं था कि वो चोर है, आप उनके तरफ से देखिए। तो इसमें क्या कंप्लेंट देना पड़ता है डिपार्टमेंट में? नहीं, कंप्लेंट हम उससे माल नहीं खरीदेंगे, सिस्टम पे आ जाएगा, वो सिस्टम पे आ जाता है ना। बताया ना कि जैसे ही वो GSTR1 फाइल करे 14 तारीख को आपको दिख जाएगा कि हमारा नहीं नाम आया, तो आप उससे मिलेंगे, बात करेंगे।
अच्छा, ये है कि ऐसा हो सकता है कि उसको कुछ कैश क्रंच बाय हो। मिस्टेक हो गया तो अलग बात है। ऐसा भी हो सकता है उसको कुछ कैश क्रंच हो, कहेगा 4 दिन बाद फाइल कर दूंगा, तो अगले महीने में आ जाएगा आपका। लेकिन अगर अच्छा। चोर ही होगा तो वो तो अपना उठा के भाग जाएगा। और चोर था और आपने सामान परचेज कर, मतलब अगर आपने मोटा माल, अगर बताया ना कि एक 10 रुपए का 100 रुपए का माल खरीदा है, कोई नहीं पूछेगा, आपको कोई नोटिस नहीं आएगा। अगर आप जाकर के 20 लाख का माल खरीद लीजिए और उसको पता नहीं है, 15 दिन पहले दुकान खोला है और आपको माल बेचा और भाग गया, तो ये कैसे प्रूव करेंगे केवल आपको माल बेचने के लिए दुकान खोला था क्या? अच्छा, ये बड़े चीजें बड़ी खतरनाक वाली बात है, कॉम्प्लिकेशन है ये एक तरह का देखा जाए। अच्छा, एक तो ये हो गया विनोद भाई, दूसरा मुझे बताइए कि एक्सपोर्ट के शिपमेंट में जीएसटी से क्वेश्चन है कि इतनी इतनी ज़्यादा जो उसमें करप्शन आता है जीएसटी का लेके, जो मतलब लोग हेरा फेरी करते हैं, इस पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसके ऊपर क्या एक्शन ले रही गवर्नमेंट है? करती है ना, क्या एक्सपोर्ट कर के रही है केस इसके में ऊपर? बहुत बीच बीच में वो लगाया हुआ है इन्होंने, दीवार लगाया हुआ है। दीवार लगाया हुआ है। एक्सपोर्ट के केस में देखिए, एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको दो ऑप्शन है कि एक्सपोर्ट आप करते हैं तो आप एक एलयूटी अप्लाई एलयूटी, करिए, हाँ जी जी, एलयूटी अप्लाई करके और आप बिना टैक्स दिए एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो सेफ है वो एलयूटी? हाँ, ज्यादा सेफ है ना, क्योंकि टैक्स दिया नहीं है ना, रिफंड लिया, तो आप गलत काम क्यों करेंगे? किसी का एलयूटी नहीं है, फिर लेकिन टैक्स दिया तो फिर रिफंड लेगा वो? नहीं, उसमें भी केस है कि सुनने में एक्सपोर्ट सही था ही नहीं और आप एलयूटी करके और टैक्स बचा रहे हैं, वहां नहीं, कई इसमें कई चीज़, मान लो कोई एग्जांपल कि किसी का वैल्यू 100 रुपया है, जीएसटी कमाने के चक्कर में 1000 रुपया कर दिया उसको, जो मैंने सुना है एक्सपोर्ट केसेस में है कि 100 रुपया रिफंड लेने के लिए करते हैं। हाँ, रिफंड लेने तो के लिए रिफंड प्रोसेस करते हैं। अब देखिए, हर जगह सिस्टम उस केसेस में काम बड़ी करने करप्शन है का इसका है, लेके। करप्शन भी है, सरकार की तरफ से भी दिखते जो करने वाले लोग हैं, लेकिन काफी सरकार इस पे काम कर रही है, लोग पकड़े भी जाते हैं, जेल भी जाते हैं बहुत, और अब काफी कुछ ठीक हो गया है, ऐसा नहीं कह सकते। अच्छा, उसमें कंट्रोल कर रही है गवर्नमेंट? इसीलिए इन्होंने कहा कि एलयूटी लेकर के करो, ना हमको दो ना हमारे पास रिफंड लेने आओ। अच्छा, उससे ये है कि हमारे को जेन्युइन जो बंदा है वो भी परेशानी में आ जाता है चीजें। वहां पे भी गलत होता है कि आपका एक्चुअल एक्सपोर्ट है ही नहीं और आपको इधर ही कहीं कर रहे हैं और आप एलयूटी लेके टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो वो भी देखेगा, पकड़े जाएंगे तो आपको टैक्स लेगा। वो भी चीज़ सामने आएगी, नोटिस में आई है कि नहीं? चलिए, अच्छा विनोद भाई, थोड़ा सा आप मुझे हमारे ऑडियंस को थोड़ा अपने जो सीए के स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उसको कुछ अपना टिप्स देना चाहें आप प्लीज़? है कि आप देखिए, आप 25 साल से आप इस ट्रेड में हैं, आई थिंक आपने क्वालिफाई आप थिंक 25 साल पहले किया था। हाँ, मैं जब सीए किया तो बहुत पुराना था। कब किया था सर आपने? मैं 2007 में किया था। 7 में कंप्लीट कर लिया था? तो बहुत सिलेबस चेंज हो गया, लेकिन सीए में ये है कि आदमी में कंसिस्टेंसी होना चाहिए करने के लिए। अच्छा। ये जल्दी का काम नहीं है। हमारे जमाने में तो 2.5-3 साल में कर लेते थे लोग। अब तो सरकार ने इसका मोड ही ऐसे ही कर दिया। पहले क्या होता था, तो पहले से और टफ हो गया है या इजी हो गया है? टफ भी कह टाइम में क्या था, टफ भी कह सकते हैं, इजी भी कह सकते हैं। मैं कहूंगा टफ, कोई माने नहीं टफ नहीं, अब टफ हो गया है। मैं कहूंगा पहले टफ था। पहले क्या था कि हमको ट्रेनिंग करते हुए पढ़ाई करनी होती थी। अच्छा। अभी पिछले साल से क्या कर दिया है कि आपको पहले सीपीटी देना है, जिसको फाउंडेशन पहले बोलते थे। आपने 12th करते हुए दे दिया, 12th का एग्जाम दिया, सीपीटी दे दिया, सीपीटी पास कर गए, उसके बाद आप इंटर का एग्जाम देंगे, इंटर पास कर गए। इंटर पास करने के बाद आपको 2 साल की ट्रेनिंग करनी है। हमारे समय में वो 3 साल की ट्रेनिंग होती थी। इंटर पास करने के बाद करनी है। मतलब बीच में कोई एग्जाम नहीं देना, केवल ट्रेनिंग करना है, और जब ट्रेनिंग खत्म हो जाए तो फाइनल के लिए आप एलिजिबल होंगे। अच्छा। पहले हमारे समय में क्या था कि चाहे आप सीपीटी नहीं था, फाउंडेशन बोलते थे, फाउंडेशन से आए या ग्रेजुएशन करके आए, आपने इंटर में एडमिशन लिया और साथ में ही आपको ट्रेनिंग स्टार्ट सीए में इंटरमीडिएट पोर्शन है। हाँ, इंटरमीडिएट में लिया, सीए में एडमिशन लिया और किसी सीए के थ्रू ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा और वो सीए के यहाँ ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा। 3 साल की ट्रेनिंग करनी है और 3 साल में ही सीए करना, जो करना होता था। कोई बच्चा 5 साल में किया वो अलग बात है। 3 साल में ट्रेनिंग। आप समझिए कि 10 से 6 आपको काम करना है, उसके बाद यही वाला कोर्स पढ़ाई करना होता था। तो आप उसको टफ कहेंगे, इजी कहेंगे, पता नहीं। अभी और इजी हो गया आपके साथ। अब क्या होगा कि आपको पढ़ाई करने के लिए पढ़ाई केवल करिए, फिर ट्रेनिंग करिए नौकरी के जैसा, फिर पढ़ाई करिए। अब वो ट्रेनिंग वाला मामला नहीं है, आप ट्रेनिंग है 2 साल का, लेकिन उस ट्रेनिंग के बीच में आपको एग्जाम नहीं है। अच्छा, पहले एग्जाम था? हाँ, पहले साथ चलता था। अच्छा, वो उसने रिलीफ किया। लेकिन मैं तब भी कहूंगा कि आज के डेट में आज कंपटीशन ज्यादा हो गया, बच्चे आज इतना पढ़ते हैं, ज्यादा पढ़ते हैं, तो पढ़ाई तो उतनी ही करनी पड़ेगी और साथ में कंसिस्टेंसी। क्योंकि क्या होता है ना कि इसमें क्लासरूम पढ़ाई नहीं होती। अच्छा। आपको खुद से पढ़ना है, सेल्फ स्टडी है। तो सेल्फ स्टडी में थोड़ा कंसिस्टेंसी चाहिए। दिल्ली में कॉमर्स के बच्चे कोचिंग है। कोचिंग इज नॉट ए क्लासरूम। जैसे आप ग्रेजुएशन करते हैं तो क्लासरूम होता है, आप एमबीए करते हैं तो क्लासरूम होता है, आप इंजीनियरिंग करते हैं तो क्लासरूम में जाके पढ़ते हैं। यहाँ क्लासरूम नहीं है, आपको अपने से पढ़ना है।
तो क्या होता है, कई लोग ना एग्जाम आएगा और 15 दिन पहले पढ़ाई करेगा। अच्छा। बहुत सारे बच्चे सीए नहीं बन पाते, उसका यही दिक्कत होती है कि तो क्या 6 महीने करना चाहिए बच्चे को सीए हमेशा क्वालिफाई करने के लिए? हमेशा कितना स्टडी करना हमेशा चाहिए पढ़ते और रहना चाहिए। कितना स्टडी 8 करना? घंटा पढ़ेगा सीए बन जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लेकिन हमेशा पढ़ते रहें, ये नहीं कि जब एग्जाम आया तभी पढ़ना है तो दिक्कत। मतलब कंसिस्टेंसी हाँ, जरूरी है। हाँ। और उसमें क्योंकि फ्यूचर बताया है ना कि इसका? फ्यूचर तो ऑलवेज है ही, फ्यूचर में क्या दिक्कत है, फ्यूचर है में कोई फ्यूचर है, दिक्कत नहीं है। ब्राइट फ्यूचर है हाँ, सीए का अगर आप बढ़िया है। क्वालिफाई कर हाँ, गए कई तो। लोग कहते हैं कि अब कुछ रहा नहीं। ठीक है कि पहले जैसे देखिए, जब आप मार्केट में क्या डिमांड सप्लाई है, जी जी। जब आप कम है तो आपका ज्यादा डिमांड रहेगा, सप्लाई हम्म। और डिमांड में बराबर हो गया तो थोड़ा कम रहेगा। लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि कोई सीए करके और भूखा मरेगा, ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा चीज़ है, मतलब ये है कि इस तरीके से करे तो अपना हाँ, आगे कामयाबी मिले, है कि नहीं? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो इसमें क्या रिजल्ट आने के बाद वो गवर्नमेंट सर्टिफाई करती है कि सीए सीए नहीं नहीं, गवर्नमेंट, हमारा इंस्टीट्यूट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट उसको के मैं? एक्ट के हिसाब अच्छा अच्छा, पास किया हुआ वहाँ है। से वो सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूट मिलता में है, सर्टिफिकेट देती है, उसको भारत सरकार मानती है। मान्यता है मतलब उसकी? हम, मतलब मैं प्रैक्टिसिंग सीए हूँ, जी, मैं ऑडिट करूंगा, उसको भारत सरकार मानती है कि ये सीए ने ऑडिट कर दिया है अकाउंट्स का। मान्यता है हाँ, उसकी। मानता है। अच्छा, ये हमारा बहुत बढ़िया। मेंबरशिप नंबर है, अच्छा अच्छा। मेंबरशिप नंबर रिकॉग्नाइज होता है, ऐसा उसका कोई अच्छा, ये दिक्कत नहीं है। सीए का चीज़ है कि नहीं? चलिए, बहुत बहुत विनोद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने काफ़ी कीमती वक्त दिया हमारे इस पॉडकास्ट के लिए, और बहुत कुछ हमें जानने को मिला टैक्सेशन का लेके। नहीं, मैं बताऊं कि मेरा एक B&B टैक्स का यूट्यूब चैनल भी है, अच्छा, जिसमें ये लगभग सारे जो चलिए आपने मैं पूछा, आपका डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा हाँ, मैं जो तो। क्वेश्चन आपने पूछा है ये सब हाँ, पे तो अलग अलग टॉपिक पे लगभग अलग अलग ब्रीफ किया आपने, ब्रीफ किया हुआ है। तो जैसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपका सब। 15G, 15H, अच्छा अच्छा। कई क्वेश्चन आपने नहीं पूछा, जैसे प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो टीडीएस हाँ कटता है, जी जी, उसके रिटर्न फाइल थोड़ा होते हैं। टाइम का अभाव हाँ, का लेके तो चीजें वो हमने बहुत शॉर्टकट किया सबके है। ऊपर यूट्यूब पे वो मेरे टॉपिक बनाए हुए हैं, जी जी जी। कोई चाहे तो देख सकता है, नहीं किसी नहीं, को अच्छी फायदा बात हो है, जाए हम तो अच्छी डिस्क्रिप्शन बात में है। डाल देंगे, आपका वो लिंक भी है ना कि लोग अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। खैर बहुत, हमारा एक फेसबुक पेज भी है B&B टैक्स का, चलिए बहुत उस पे बढ़िया, भी ये सारा कुछ मैं दोनों डालता चीज रहता डाल हूँ। देंगे हाँ, उसके अंदर है कि तो लोग को देखना होगा तो भाई उसमें जाके जाके चले जाएं, देख लें कि और हाँ, इन्फॉर्मेशन किसी ले। को कोई फायदा हो रहा हो तो हमको हाँ क्या नहीं नहीं, जरूर। दिक्कत देखिए, मेरा पॉडकास्ट करने का सिर्फ मेरा पर्पस है कि लोगों को फायदा है। हाँ, हो, बस आपके बिल्कुल नॉलेज से लोगों को फायदा हो जितना। जैसे आपने बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ बताया, जीएसटी का लेके, इनकम टैक्स के बारे में, न्यू रिजाइम के बारे में, ओल्ड रिजाइम में क्या है, आपने सिर्फ 15G या 15H बताया, कई कई चीज़ें लोगों को पता ही नहीं होता है। कई लोग तो जीएसटी, वैसे बैंक वाले भी बताते हैं, लेकिन जब आपको पता हो, बताया ना, देखिए यूट्यूब से इतनी जानकारी रखनी चाहिए कि 15G और 15H होता है। हाँ अब सब कुछ नहीं करना चाहिए, नहीं करना तो चाहिए, हाँ अगर जानकारी है तो आप बैंक वाले नहीं बताया तो पूछ सकते हैं, पूछ ले। खैर नहीं, और जानकारी नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाती है। हाँ भाई, तभी तो कह रहे हैं, या तो फिर आप खुद से डॉक्टर ना बने, आप बिल्कुल, सेल्फ डॉक्टर बनना खतरनाक होता है। बिल्कुल, चीजें से यूट्यूब डॉक्टर बन लिया, खुद ऑपरेशन कर लिया। बिल्कुल, तो खैर बहुत कुछ आपसे जानने को मिला, समझने को मिला विनोद भाई, है ना। और मैं उम्मीद करता हूँ सारी आवाम को कि आपके थ्रू ये जो वीडियो बना है, पॉडकास्ट बना है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आप सबके पास जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा होगा ये आपको। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये चैनल को आप सब्सक्राइब करें हमें सपोर्ट करने के लिए, और हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस चीज़ को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।